हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से मिस्टर ज़ॉम्बी के 7th पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी मेरा कुछ कहने का मन नहीं है तो फिर वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ॉम्बी इन लोगों को सपनों की दुनिया में लेके जाने वाला था। शुरुआत में ज़ॉम्बी इन लोगों को मीठे सपने दिखाता है। वो मीठे सिर्फ ज़ॉम्बी के लिए थे, बाकी इनकी तो आंखें बाहर आ रही थी। खैर 7-8 सपने देखने के बाद ज़ॉम्बी को वो सपना दिख जाता है जो कि डिवाइन एरा का था। ज़ॉम्बी इन लोगों को बताता है कि उस टाइम का एरा कुछ ज्यादा ही खतरनाक हुआ करता था। ज़ॉम्बी हर जगह पे हुआ करते थे। बेशक पोस्ट एपोकलिप्स वेस्टलैंड की तरह ही था और उतने टाइम पे इंसानों का जिंदा रहना सिर्फ एक ही चीज के ऊपर निर्भर रखता था कि वो लोग आइसोलेटेड शेल्टर्स के अंदर रहें। लेकिन उनके बीच में भी ऐसे कई सारे नेचुरल एक्सपर्ट्स थे। इनको तुम लोग इवॉल्व ह्यूमन मान सकते हो, जिनके पास पावर्स होती है या फिर जादूगर। उस एरा के इंसानों के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर हुआ करती थी, ना कि कोई फिजिकल स्ट्रेंथ, ना ही कोई एशियंट सिविलाइजेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी। वहीं पे हम लोग एक माँ को देखते हैं तो वो बाहर जा रही, तो उसका बच्चा पीछे आ रहा था तो वो उससे कहती है साले घर पर है, जिसके बाद वो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके उसे घर में फेंक देती है। खैर ये सभी एस्पर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और ये सभी ज़ॉम्बीज के साथ फाइट किया करते थे। उस टाइम पे बहुत सारे ज़ॉम्बी किंग्स हुआ करते थे। उनके पास दिमाग भले ही नहीं था, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। और जब ये सभी आपस में लड़ा करते थे तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान जीते या फिर हारे। लेकिन इस लड़ाई के दौरान में उनके जो शेल्टर हुआ करते थे वो एक झटके के अंदर ही खत्म हो जाया करते थे। इसीलिए कई सारे इंसान एक साथ इकट्ठा हुए और उन लोगों ने एक एलाइट फोर्स को जन्म दिया, जिसको हीरो स्क्वाड कहा गया। हीरो स्क्वाड खासकर ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करने के लिए ही जिम्मेदार थी। और ज़ॉम्बी की मेमोरी वहां से शुरू होती है जब वो एक ऐसे ही स्क्वाड से मिल गया था। इसके बाद हम लोग वो वाली स्क्वाड देखते हैं जिसके साथ ज़ॉम्बी मिला था। हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसके बाल सफेद थी, आंखें लाल थी और ये सभी जानते हो क्या कर रहे थे? जान बचाते हुए भाग रहे थे एक ज़ॉम्बी टीरेक्स से। वहीं पे इसके साथ 3 साथी भी थे और वो भी अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, ये कहते हुए कि मैंने कहा था कि हम लोगों को रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। किसने सोचा था कि हम लोग इसके चक्कर में यहाँ पे आके मर जाएंगे। ये चश्मू आगे से कहता है कि मैंने यहाँ पे एक रेयर ट्रेजर देखा था, इसीलिए भागते हुए यहाँ पे चला आया। इस पे गुलाबी बाल वाली लड़की आगे से कहती है कहाँ है वो ट्रेजर। उसी टाइम पे सफेद बालों वाला लड़का उन लोगों से कहता है कि एक ज़ॉम्बी है, उसके दिमाग में कोई ना कोई दिक्कत जरूर है और वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं हमारा ज़ॉम्बी ही था जो इनके साथ भाग रहा था। ये कहते हुए कि वो ज़ॉम्बी कहाँ है भाई, तुम मुझे भी अपने साथ लेके चलो जहाँ तुम लोग जा रहे हो। जिस पे ये लड़की आगे से रोते हुए कहती है कि एक ज़ॉम्बी हमारे साथ भाग रहा है, क्या दिन आ गए। उसी टाइम पे हम लोग टीरेक्स को देखते हैं जो अपने मुंह के अंदर एनर्जी बीम इकट्ठा करता है। सफेद बालों वाला लड़का उसे देख लेता है, जिसके बाद वो हरी बाल वाली लड़की से कहता है कि देख के वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला है। लेकिन तब तक वो टीरेक्स एनर्जी बीम छोड़ चुका था। वो एनर्जी बीम डायरेक्ट इस लड़की को लगने वाला था और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और सभी लोग इधर उधर गिर जाते हैं। इस हरे बालों वाली लड़की का नाम जीलिंग था और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुम कहाँ पे हो। लेकिन जब वो लोग अपने सामने देखते हैं तो फिर एक तगड़ा धमाका होता भी है और जब ज़ॉम्बी टीरेक्स सामने देखता है तो फिर उन्हें दिखाई देता है कि ज़ॉम्बी ने अपने हाथों से उस एनर्जी बीम को रोक लिया था। और सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि एक ज़ॉम्बी इंसानों को बचा रहा है। वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि वो दिन बहुत ही ज्यादा याद आते हैं। हालांकि सपनों वाला ज़ॉम्बी काफी ज्यादा कमजोर था तो फिर उसके हाथ जल गए थे तो वो चिल्लाने लगता है। वहीं पे हम लोग वायलेट को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोचती है कि ज़ॉम्बी के दोस्त उस एरा में भी हुआ करते थे, इसलिए ज़ॉम्बी हमेशा अपने पुराने कॉमरेड्स के बारे में बात करते रहता है। खैर इसके बाद ज़ॉम्बी टीरेक्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे। उस एरा के ज़ॉम्बी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे और उन सभी के बीच में बस एक में ऑर्डिनरी कैरेक्टर हुआ करता था जो हजारों ज़ॉम्बी किंग्स के बीच में एक ऑर्डिनरी कैरेक्टर था। ये तीनों डरते हुए अपने मन के अंदर सोचते हैं कि हजारों ज़ॉम्बीज उस एरा के टाइम पे, पता नहीं उस टाइम के इंसानों का जीवन कैसा रहा होगा, कुछ ज्यादा ही टफ होगा। इसके बाद ज़ॉम्बी उन लोगों को बताता है कि टाइम सेट हो चुका है, अब ड्रीम यहीं से शुरू होगा। डुवानो से पूछते हैं कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो ज़ॉम्बी उन लोगों को याद दिलाता है कि उन लोगों को गोल यहाँ पे वायलेट को गॉडेरा सिविलाइजेशन के मेंटल पावर को कंट्रोल करने के तरीके के सिखाने के बारे में था। इसीलिए वो लोग सिर्फ ड्रीम को देख के ही सीख थोड़ी ना सकते हैं। वायलेट भी आगे से कहते हैं कि इसकी बात में दम है, सिर्फ देखने से हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाएंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद ज़ॉम्बी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उन लोगों से कहता है कि ये सब कुछ करने के लिए हम लोगों को सपने को रियलिटी के साथ इमर्ज करना पड़ेगा। जिसके बाद वो सपनों को जोड़ देता है असलियत के साथ में, जिससे इन दोनों का मुंह खुल जाता है, ये कहते हुए कि मेमोरी के अंदर ऐसे कौन जाता है भाई। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट डिवाइन एरा से ही शुरू होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी तो अपने सपनों वाले ज़ॉम्बी बॉडी के अंदर आ गया था, लेकिन वायलेट अलग से आ जाती है। वहीं पे ज़ॉम्बी पीछे मुड़ के वायलेट से कहता है कि सिर्फ खड़ी न रहो, तुम यहाँ पे एक एस्पर की तरह इन लोगों के साथ काम करोगे ताकि तुम मेंटल पावर को कंट्रोल करना सीख सको। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि टीरेक्स ज़ॉम्बी एकदम से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कि पिछली बार मैंने इस स्क्वाड के साथ कोऑपरेट किया था और हम लोग ने मुश्किल से ही इस टीरेक्स को मार पाए थे, इसलिए बिल्कुल भी केयरलेस मत होना। वहीं पे हम लोग सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मैं उसके ऊपर अटैक करता हूँ, तब तक तुम लोग इसके ऊपर अटैक करने की तैयारी करो। और छोटे वाले ज़ॉम्बी को अभी के लिए इग्नोर करो, जल्दी से इस टीरेक्स के ऊपर अटैक करो। जिसके बाद वो एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड बना लेता
देता है और ये लोग भी वहाँ पे एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने वेपन निकाल लेते हैं। लेकिन तभी हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि टीरेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, हाय दोस्त कैसे हो, काफी सालों बाद मिल रहे हैं। और वो टीरेक्स ज़ॉम्बी के ऊपर एक ही पंच मारता है और उसके चीथड़े उड़ा देता है, जिससे इन लोगों की चीखें निकल जाती हैं और ये लोग देख के चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी भी हैरान था कि उसने एक पंच के अंदर टीरेक्स ज़ॉम्बी को कैसे मार दिया। उसकी मेमोरी में तो ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल हुआ करता था। पीछे की तरफ हम इन लोगों को देखते हैं जिनकी आंखें फट चुकी थी। ये मन के अंदर सोचते हैं कि उसने वन हिट में एक ज़ॉम्बी किंग को मार दिया, ये कैसा मॉन्स्टर है भाई। वहीं पे ज़ॉम्बी भी अपने मन के अंदर सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी से हार कैसे गया। मुझे अच्छे से याद है कि पिछली बार हम लोगों की आंखें बाहर आ गई थी इसे मारने में, हम लोगों के पसीने छूट गए थे। तो फिर वायलेट ज़ॉम्बी से कहती है कि वो बहुत सालों पुरानी की बात थी, हजारों सालों की पहले। अब काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और बेशक तुम पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। ज़ॉम्बी आगे से कहता है, ना ना ऐसा नहीं है। हालांकि ज़ॉम्बी ने लगातार एक्सरसाइज और रेगुलरली खाना खाया है, लेकिन बेहतरीन ताकत को रिलीज करने के लिए उसे अपनी फॉर्म को चेंज करना पड़ता है। बेशक जब उसकी फॉर्म चेंज होती है तो फिर उसकी पर्सनैलिटी भी हल्की फुल्की चेंज हो जाती है, लेकिन अभी ज़ॉम्बी जिस स्टेट के अंदर है तब इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए थी। और ज़ॉम्बी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो एक पंच के अंदर ही टीरेक्स ज़ॉम्बी मारा कैसे गया। लेकिन ज़ॉम्बी इस बैटल के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है, क्योंकि इस खतरनाक बैटल के बाद ही में कॉमरेड्स के साथ मिला था, यानी कि ये लोग। वहीं पे हम लोग ज़ीलिंग को देखते हैं और ये कांपते हुए यहाँ से बस जा रही थी, ये कहते हुए कोई तो बचा लो, कोई तो मेरी मदद कर दो। वहीं पे ज़ॉम्बी वायलेट से कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं, अगर तुम इनके साथ एडवेंचर करती हो तो फिर तुम सीख जाओगी कि स्पिरिचुअल पावर को कैसे कंट्रोल करते हैं। मेंटल को इन लोगों ने स्पिरिचुअल कर दिया है। लेकिन वायलेट पीछे देख लेती है कि वो लोग कैसे भाग रहे हैं वहां से, और वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम जिन कॉमरेड्स के बारे में बात कर रहे हो उनकी फट चुकी है और वो पहले ही यहाँ से भाग रहे हैं। वहाँ पे हम इन लोगों को देखते हैं, इनकी इतनी ज्यादा फट जाती है कि ये तुरंत यहाँ से भाग रहे थे 200 की स्पीड से, और पलक झपकते ही ये लोग गायब। इसके बाद अगला सीन जंगलों को होता है और हम लोग देखते हैं कि ये लोग भागते हुए जंगलों के अंदर आ गए थे और इन्हें पूरा यकीन था कि ज़ॉम्बी अब इनका पीछा नहीं कर रहा होगा। सफेद बालों वाला आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि वो था क्या, उसने एक पंच के अंदर ऐसे रंग के टायरेंट किंग को मार दिया। इस पे ये डबल बैटरी आगे से कहता है कि उसकी पावर एक क्रॉप्स किंग के रिकॉर्ड के मामले में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ज़ीलिंग आगे से कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो इतना बुरा था, उसने मेरी जान बचाई थी। तो फिर गुलाबी बालों वाली लड़की आगे से कहती है कि ज्यादा सोचो नहीं, हम लोग वहाँ से भाग आए हैं, यही ठीक है कि हमारे हाथ पैर सलामत हैं। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पे पत्तों का बिस्तर बनाती है और उसी के ऊपर लेटे जाती है, ये कहते हुए कि रात को आराम करते हैं, सुबह हम लोग दोबारा से अपने मिशन को शुरू करेंगे। इसपे सफेद बालों वाला लड़का आगे से कहता है कि हाँ चलो हम लोग कैंप लगा लेते हैं, सब लोग काम करना शुरू करो। लेकिन उसके ये कहते ही सभी लोग ढेर हो जाते हैं, ये कहते हुए कि हमें कुछ नहीं आता है भाई, हम जा रहे हैं सोने। गुलाबी बालों वाली लड़की आगे से कहती है मुझे कुछ नहीं पता है, मैं गई हूँ थक, मेरे से पैर भी नहीं हिलाया जा रहा है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के चश्मिश की तरफ देखता है तो चश्मिश आगे से बताता है कि मैं आज का डेटा एपीलॉग के अंदर डाल रहा हूँ। इसके बाद वो ज़ीलिंग की तरफ देखता है तो ज़ीलिंग आगे से कहती है आए दैया, मुझे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं और इन्होंने पीछा अभी भी इनका नहीं छोड़ा था, ये इनके पीछे नहा धो के पड़ गए थे। वायलेट आगे से कहती है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही मजेदार लोग लिख रहे हैं, देख रहे हो कैसा आलसपन दिखा रहे हैं, खूबी मिलती है इनकी। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि वो पिछली बार भी इनके साथ टीम अप नहीं कर पाया था, क्योंकि वो उनके साथ सही से फाइट नहीं कर पा रहा था, उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी। लेकिन कोई भी बात नहीं है, इन लोगों का मिशन यहाँ पे पास के फोर्ट्रेस 9 को रेस्क्यू करना है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए इन लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक बर्निंग क्रॉप्स किंग से निपटना पड़ेगा, जो अभी इन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला है, जिसने कई सारी सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ज़ॉम्बी हम लोगों को बताता है कि उसने पिछली बार इन लोगों के साथ फाइट करके उसे हराया था, जिसके बाद ही वो इन लोगों के साथ जुड़ पाया था, और इस बार भी उसे जाके इनकी मदद करनी पड़ेगी। वायलेट उससे कहती है कि कर दे भाई, लेकिन डराना नहीं। उसी टाइम पे चश्मिश को आवाज आ जाती है तो वो झाड़ियों की तरफ देख के कहता है कौन है वहाँ पे। तो ये दोनों छुप जाते हैं और ज़ॉम्बी वायलेट को बताता है कि इसकी सीखने और एरिया की इधर उधर की जांच पड़ताल करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब उसी टाइम पे सफेद बालों वालों को कुछ महसूस होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास की पत्तियां जलने लगती हैं। इसके बाद वो लोग अलर्ट सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल जाता है कि बर्निंग क्रॉप्स किंग आस ही पास है। इसके बाद ये लोग अपने सामने देखते हैं तो जंगलों को जलाते हुए क्रॉप्स किंग बाहर निकलता है, जो कि आते ही इन लोगों के ऊपर आग से अटैक कर देता है। गुलाबी बालों वाले जल्दी से आगे बढ़ती है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए, हवा का इस्तेमाल करते हुए उस आग को वहीं पे रोक देती है। बर्निंग क्रॉप्स किंग उस लड़की से कहता है कि तुमने अटैक को ब्लॉक कर लिया, बुरा नहीं था। उसी टाइम पे ज़ीलिंग भी स्नीक अटैक करती है बर्निंग क्रॉप्स किंग के ऊपर, और उसी अटैक के अंदर से सफेद बालों वाला लड़का भी निकल रहा था स्नीक अटैक करने के लिए, लेकिन क्रॉप्स किंग की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है। वहीं पे ज़ीलिंग के अटैक भी क्रॉप्स किंग के ऊपर बिल्कुल बेअसर थे, जिससे ज़ीलिंग काफी ज्यादा हैरान होती है। वहीं पे क्रॉप्स किंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद वो उन लोगों की तरफ अपने ऑरा को रिलीज करता है तो ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पे अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। साइड से सफेद बालों वाला लड़का बाहर निकलता है, जो कि
क्रॉप्स किंग के ऊपर किक से अटैक करता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे कवर करो। इसके बाद वो एक पावरफुल किक बर्निंग क्रॉप्स किंग के मुंह के ऊपर धड़ाम से दे मारता है, जिससे नीचे की जमीन सैटर हो जाती है। लेकिन जब वो लड़का अपने सामने देखता है तो वो किक क्रॉप्स किंग के कंधे के ऊपर पड़ी थी और उसे घंटा कुछ नहीं हुआ था। क्रॉप्स किंग उसे कहता है कि तुम्हारी ये छोटी सी स्ट्रेंथ मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो फिर वो लड़का जल्दी से पीछे हट जाता है और अपने लोगों से कहता है कि हम इसे हरा नहीं सकते हैं इसके साथ में। इसके बाद बर्निंग क्रॉप्स किंग अपना फाइनल अटैक करने वाला था, जिसके लिए वो एक आग के गोलों को अपने ऊपर इकट्ठा करता है जो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। खैर वो इनके ऊपर स्ट्राइक कर पाता कि उससे पहले ये ज़ॉम्बी साइड से निकलता है और वो बर्निंग क्रॉप्स किंग से कहता है कि ये स्ट्राइक करने का सही टाइम नहीं है बाबू। वहाँ पे क्रॉप्स किंग भी ज़ॉम्बी को देख के हैरान होता है और उसे पूछता है छोटे बच्चे तुझे क्या चाहिए। वहाँ पे ज़ॉम्बी हल्के से हाथ मारते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे इस बार अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो इन लोगों को दोबारा डरा देगा। वहाँ पे ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये वही ज़ॉम्बी है ना जो हमें पहले मिला था, ये हमारा अभी तक पीछा कर रहा है। वहाँ पे बर्निंग क्रॉप्स किंग गुस्से में ज़ॉम्बी से कहता है हट जा बच्चे, नहीं तेरी मुंडी फोड़ दूंगा मैं। एक तो ऐसे ही रिश्तेदार के बच्चे परेशान करते हैं, अब तू भी करेगा। वहीं पे ज़ॉम्बी ने जो हल्के से हाथ मारे थे तुम देख सकते हो क्रॉप्स किंग के पेट के ऊपर क्रैक पड़ने लगे थे। वहीं पे ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस बार इन लोगों को अपनी काइंडनेस और अपना फ्रेंडली नेचर दिखाएगा, जिसके बाद वो इन लोगों के साथ ज्वाइन कर लेगा और वो उन लोगों से कहता है कि इससे मुझे लड़ने दो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद हम लोग एक ही साइड पे आ जाएंगे, लेकिन उसी टाइम पे वो क्रैक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और अगले ही पल बर्निंग क्रॉप्स किंग वहीं पे फूट जाता है धड़ाम से बोल के। वहीं पे इन लोगों की शकल बता रही है कि इन्हें अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है कि कोई ठोक के भी क्रॉप्स किंग को मार सकता है। इसके बाद इनकी आत्मा इनका शरीर छोड़ देती है और ये लोग घुटने पे आके ज़ॉम्बी से भीख मांगते हुए कहते हैं ज़ॉम्बी बॉस प्लीज हमें बख्श दो। जिसपे ज़ॉम्बी आगे से आंसू बहाते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ बस दोस्ती करना चाहता हूँ और क्या चाहिए मुझे, ये मरने मारने की बात कहाँ से आ गई। जिसके बाद हम लोग सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं और ये कोने के पीछे छुपा हुआ था क्योंकि इसी के पीछे एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी किंग था जो एक सुअर और चूहे का मिक्सअप था। खैर अब इन लोगों को इसे हराना था। वहीं पे ये लड़का जैसे ही टारगेट को कंफर्म करता है तो वो लोग बाहर से निकलते हैं अपने वेपन से पन लेके और सुअर के ऊपर धड़ाम से अटैक कर देते हैं। हालांकि सुअर को इन अटैक्स के कुछ भी नहीं होता है, उसे तो मजा आ रहा था। इसके बाद सफेद बालों वाला लड़का सॉर्ड लेके बाहर निकलता है जो कि उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी सुअर को कुछ भी नहीं होता है और वो हल्का सा जोर लगाने के बाद खुद को आजाद कर लेता है और धड़ाम से उस लड़के की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसी टाइम पे वॉयलेट बाहर निकलती है जो कि उससे कहते हैं कि मुझे इसे संभालने दो। वो सुअर तेजी के साथ वॉयलेट की तरफ आगे बढ़ा था तो वॉयलेट अपनी शॉट को बाहर निकालती है और उसके दांत के ऊपर टकरा देती है। ऑफ कोर्स इसे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वॉयलेट को भी दिक्कत हो रही थी उसकी पावर को संभालने में और वो पीछे खिसकती हुई चली जाती है। अब वॉयलेट को जाके समझ में आ जाता है कि एशियन टाइम के जो ज़ॉम्बीज थे वो कमजोर बिल्कुल भी नहीं थे, इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ॉम्बी के चेलों के बराबर की है। अब उसी टाइम हम लोग सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं जो कि ऊपर से उड़ते हुए आता है और वो गुलाबी बालों वाली लड़की से कहता है कि यही टाइम है। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ नीचे की तरफ जाते हैं और सुअर के सर के ऊपर धड़ाम से अटैक करते हैं, जिससे वो सुअर वहीं पे ही मारा जाता है। जिसके बाद ये लोग ये वाला मिशन भी सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं। वहाँ पे गुलाबी बालों वाली लड़की उसे कहती है कि तुम्हें टीम के अंदर लेना बिल्कुल सही चॉइस थी और तुमने उसे एकदम सामने से हैंडल किया। वॉलेट उससे कहती है कि अब तुम कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रही हो। लेकिन इसके बाद वो गुलाबी बालों वाली लड़की वॉलेट से पूछती है कि ऐसी अजीब पावर कहाँ से आई है, मैंने इनके बारे में तो कभी भी नहीं सुना। जिसपे वॉलेट आगे से हंसते हुए कहती है कि शायद से मैं अकेली रहती हूँ ना, तभी इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। उसी टाइम पे चश्मिश को कुछ और पता चलता है, जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि राइट साइड पे देखो। तो हम लोग देखते हैं कि राइट साइड से एक दूसरा सुअर निकलता है जो इन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद ये लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ये सुअर भी इनका पीछा करते रहता है और वो सूंघते हुए इनके लोकेशन के बारे में भी पता लगा लेता है। अब जाके इन लोगों को समझ में आ जाता है कि पिछली वाली स्क्वाड यहाँ पे क्यों मारी गई थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सुअर है और दूसरे वाले ने इन्हें मार दिया होगा। और ऊपर से इन लोगों ने पहले वाले सुअर को मारने की वजह से अपनी पूरी एनर्जी खो दी है, तो अब इन लोगों के पास भागने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। उसी टाइम पे सफेद बालों वाला लड़का इन लोगों से कहता है कि तुम लोग चिंता न करो, मैं उसे रोकता हूँ, तो तक तुम लोग यहाँ से भागो। जब ये यहाँ पे हीरो बनने की कोशिश कर ही रहा था, साइड से ज़ॉम्बी उसके सामने कूदता है और उस सुअर के ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि मुझे देखने दो। वहीं पे पीछे वो लड़का चिल्लाए जा रहा था कि मुझे इसे संभालने दो, मैं ही यहाँ पे सब कुछ कर सकता हूँ और यही एक रास्ता है। तो ये लोग ज़ॉम्बी को तो देख ही लेते हैं। जिसके बाद उस लड़के से कहते हैं कि बीच में उंगली करने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन जरा अपने पीछे देखो। तब तक ज़ॉम्बी पंच मार के सुअर को मार भी देता है, तो ये लोग उससे कहते हैं कि जरूरत भी नहीं है, अब मत देखो। वहीं पे वॉयलेट ज़ॉम्बी को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचती है कि इसके साथ में साला मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि ये लोग ज़ॉम्बी के साथ में कंफर्टेबल हैं भी या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, अंदर से इनकी फटी पड़ी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोग सक्सेसफुली हीरो स्क्वाड के अंदर आ जाते हैं जो कि एक शेल्टर था। इसके बाद जाके हमें इन लोगों को एक एक करके नाम बताए जाते हैं। सफेद बालों वाले लड़के का नाम है वैंग ज़िकाई जो कि एस रैंक का एस्पर है। इसके बाद गुलाबी बालों वाले लड़के के बारे में हमें बताया जाता है और इसका नाम आई लियाई है और ये भी एस
रैंक की एस्पर है। इसके बाद चश्मिश के बारे में बताया जाता है और उसका नाम जियानजी है जो कि ए रैंक का एस्पर है, और जिलिंग के बारे में बताया जाता है कि वो बी रैंक की एस्पर है। साथ ही में ज़ॉम्बी और वायलट को भी एक्सेस किया जाता है और उनके बारे में बताया जाता है कि ये दोनों बस गली के पड़े हुए साथी हैं और उन लोगों को शुक्रिया कहा जाता है इंसानियत के लिए इतना सब करने के लिए। जिसके बाद ये लोग स्क्वाड के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सिटी की तरह थी। वहीं पे लिया को चैन की सांस आती है कि वो सक्सेसफुली घर पे आ गई और जेकाई उन लोगों से कहता है कि वो लीडर को रिपोर्ट देने के लिए जा रहा है, वो उन लोगों से बाद में आके मिलेगा। इसके बाद ज़ॉम्बी और वायलट तो आगे घूमने लगते हैं। वहीं पे वायलट ज़ॉम्बी से पूछती है कि मैं तुम्हारे पुराने टीममेट्स के साथ फाइट तो कर रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना नहीं सीखा है, जिससे कि वो लोग अपनी एबिलिटीज को अनलिश करते हैं। बट जो बैटल्स मैंने एक साल लड़े हैं उनके अंदर मैं अपनी पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड हूँ। ज़ॉम्बी वायलट को बताता है कि ये वाली स्ट्रेंथ एज पर एबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, इसीलिए वो उसको यहाँ पे लेके आया है जो कि एज पर एसोसिएशन है। इसके अंदर वो आसानी के साथ उनके मेथड्स को सीख सकेगी और वेस्टलैंड के अंदर ये इंसानियत का सबसे बड़ा रेफ्यूजी सेंटर है। रिसर्च और असाइनमेंट जो कि एस्पर्स के लिए होते हैं वो सभी यहीं से चलाए जाते हैं। जिसके बाद वायलट आसपास के लोगों की तरफ नजर दौड़ाती है तो फिर उसे दो लोग दिखाई देते हैं और साथ ही में एक एस्पर भी, इसके पास बड़ी से कुल्हाड़ी थी और वो ज़ॉम्बी से कहती है कि इन्हें देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एकेडमी है जो कि एबनॉर्मल ह्यूमंस के लिए है। और वो ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम्हें पक्का यकीन है ना कि इस तरीके से खुले में घूमना ठीक ठाक है, क्योंकि जब पिछली बार तुम हमारी एकेडमी के अंदर आए थे तब तुमने एक मास्क का इस्तेमाल किया था। हालांकि वो मास्क नहीं था, ज़ॉम्बी का चेहरा ही था, लेकिन तुम यहाँ पे बिल्कुल खुले खुले घूम रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि डिवाइन एरा के टाइम पे उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इंसानों के साथ कैसे बात करनी है, इसीलिए वो थोड़ी सी समस्या में पड़ गया था। और वो थोड़ी सी समस्या ये थी कि ये लोग इसे जिंदा जलाने वाले थे, वो भी क्रॉस पे बांध के। मलाहो, ज़िकाई और बाकी लोगों का जो कि आके ज़ॉम्बी को बचा लिए और उन लोगों की मदद से ही ज़ॉम्बी को यहाँ पे एक एस्पर का दर्जा दिया गया। बाकी प्लानिंग तो पूरी थी ज़ॉम्बी को जिंदा जलाने की। और इसी के बाद में ये लोग एकदम फुल्ली टीम बन गए और एक साथ घूम के इन लोगों ने बहुत ज्यादा एडवेंचर किया और आखिर में जाके इन लोगों ने प्रिमोडियल डीमन को हरा दिया, जिसने एपोकलिप्स शुरू किया था। जिसके बाद ये लोग दुनिया को बचा के हीरो बन गए। ज़ॉम्बी आगे से इनकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये लोग बहुत ज्यादा भरोसेमंद हैं, इसीलिए ज़ॉम्बी इस एरा के जितने भी इंसान है वो उनके भरोसे इन्हें छोड़ सकता है बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इस भरोसे के घोड़े लगते हुए हम तब देखते हैं जब हम ज़ॉम्बी को जेल के अंदर देखते हैं। लिया ज़ॉम्बी से कहती है माफ कर दे भाई, लेकिन जो ताकत तूने हम लोगों के सामने दिखाई उससे हमारी आंखें क्या पिक्सल भी फट गए, इसलिए हम लोगों को इस बारे में तो रिपोर्ट करनी ही थी। ज़िकाई आगे से कहता है कि जब उन बुड्ढों को इस बारे में पता चला कि तुम्हारी ताकत कैसी है उन्हें तो हार्ट अटैक आ गया, ये तो कहो वहाँ पे पंप था वो लोग जिंदा बच गए। जियानजी ज़ॉम्बी से कहता है हालांकि हम लोगों ने ये भी बता दिया है कि तुमने हमारी मदद की थी और इंसानियत के लिए लड़ाई की थी ज़ॉम्बिस के खिलाफ में। वहीं पे जिलिंग तो आगे से रोते हुए बस माफी ही मांग रही थी ज़ॉम्बी को रिपोर्ट करने के लिए। वहीं पे वायलट ज़ॉम्बी से कहती है ऐसा लगता है कि तुमने जो क्रॉप्स किंग को मार के ताकत दिखाई उससे तुम्हारी दोस्ती जमी नहीं है, बल्कि तुमने इनके दिलों के अंदर डर डाल दिया है। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो ज़ॉम्बी किंग एक पंच के अंदर ही ढेर हो गए। इसके बाद ज़ॉम्बी जमीन पे लेट जाता है और आगे से कहता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है, सब कुछ खराब हो चुका है, इसलिए हमें दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ेगा, एक नई मेमोरी बना के। ज़ॉम्बी फैसला करता है कि वो नई मेमोरी वहां से शुरू करेगा जब वायलट, ज़िकाई और बाकी लोगों से मिली थी। इसके बाद वो आंखें बंद करके शुरू से सब कुछ शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो दोबारा जागता है तब कुछ भी नहीं हुआ था, वो अभी भी जेल के अंदर ही था। इसलिए ज़ॉम्बी दोबारा ट्राई करने की कोशिश करता है। वहीं पे वायलट उसे घूरे जा रही थी। ज़ॉम्बी दोबारा सो के उठता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता और वायलट उसे घूरती रहती है। वायलट उससे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो तुम? तो फिर ज़ॉम्बी वायलट को आगे से बताता है कि एक परेशानी हो गई है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, जिससे वायलट की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने से ये लोग सपने के अंदर ही फंसे रहेंगे और रियलिटी में नहीं जा पाएंगे। और वायलट आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से हम लोग हजारों सालों पहले पास्ट में फंस गए हैं, तुम्हें लगता है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है। खैर अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी सिटी को देखते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी बार खुला हुआ था। एक बंदा आगन से एक कॉकटेल मांगता है, वो भी छिपकली वाली। आगन उससे कहता है वेट करो, पकड़ के लाता हूँ, ताजा ताजा दूंगा। वहीं पे हम लोग हेड को देखते हैं जो कि डुआन से पूछते हैं कि जब से ज़ॉम्बी और वायलट दोनों गायब हुए हैं तब से कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल तो है। डुआन आगे से कहते हैं कि ज़ॉम्बी की मेमोरीज के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। हेड आगे से कहते हैं कि बाद में दम तो है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी के दिमाग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस दिमाग के ऊपर अजीबोगरीब पैटर्न बन रहे हैं, क्या ये भी नॉर्मल है? डुआन आगे से कहती है शायद, लेकिन उसी टाइम पे उस पैटर्न के अंदर से एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ज़ोम होल बनता है, ब्लैक होल नहीं ज़ोम होल, क्योंकि ये ज़ॉम्बी के दिमाग से बना है। खैर ज़ोम होल जैसे ही वहाँ पे बनता है तो वो अपने अंदर चीजों को खींचने लगता है और ये सभी लोग अंदर खींचे जाने लगते हैं। हम लोग डुआन और हेड को देखते हैं और ये भी अंदर खींचे जा रहे थे और हेड डुआन से पूछते हैं कि हम लोग अंदर खींचे जा रहे हैं, क्या ये भी नॉर्मल है? डुआन आगे से कहती है मदद मांगिए मदद। इसके बाद अगला सीन ज़ोम होल खुलने के कुछ मिनट्स पहले का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाया जाता है ज़ॉम्बी की सिटी के अंदर ग्राउंड लेवल रिपोर्ट के लिए। न्यूज रिपोर्टर आगे से बताते हैं कि उसे
उसे ज़ॉम्बी ने यहाँ पे डायरेक्टली खुद इनवाइट किया हुआ है ताकि वो सिटी के बारे में सबको बता सके और ये दिखा सके कि कैसे सिटी के अंदर ज़ॉम्बी और इंसान एक साथ खुशी खुशी रह रहे हैं। इसके बाद न्यूज रिपोर्टर कुछ लोगों को दिखाती है जहाँ पे ज़ॉम्बी और उसका बेटा एक इंसान से मिलते हैं। ये कहते हैं ब्रदर वैंग आपका बवासीर कैसा है। न्यूज रिपोर्टर आगे से बताती है कि यहाँ पे सभी को एक साथ काफी अच्छे से घुल मिलजुल रहे हैं। साथ ही में न्यूज रिपोर्टर ये भी कवर करती है कि सिटी के अंदर बिजनेस करना काफी ज्यादा इजी नहीं है। वहीं पे बच्चों के बीच में ज़ॉम्बी की जो मर्चेंडाइज थी वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, यानी कि फोटो और फिगर्स वगैरह वगैरह। साफ शब्दों में कहा जाए तो फिर यहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह रहा है। इंसानों और ज़ॉम्बी के बीच में जो हार्मनी है वो यहाँ पे काफी अच्छी चल रही है। और इसी के साथ ये इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है। लेकिन तभी वो न्यूज रिपोर्टर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये आसमान में क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि आसमान में ज़ोम होल खुल चुका था और वो ज़ोम होल पूरी की पूरी ज़ॉम्बी की सिटी को अपने अंदर खींचता है और उसे डिवाइन एरा वाले टाइम पे लाके पटक देता है जहाँ पे ज़ॉम्बीज हर तरफ हैं। इसके बाद न्यूज रिपोर्टर और उसके टीममेट्स को जब होश आता है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग कहाँ पे आ गए। इसके बाद वो आसपास के एरिया को देखते हैं तो फिर हर तरफ जंगल ही था। वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पे सड़क से आए थे ना, रोड से, तो फिर ये सामने जंगल और गुफा कहाँ से आ गई। एक बंदा तो पीछे से कहता है कि यहाँ पे कोई पोर्टल वोटल है क्या कि दूसरी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे जा सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे इन लोगों को अंदर से आवाज आती है तो फिर इन्हें अंदर से आवाज आ रही थी कि कोई बाहर आ रहा है। और उसी टाइम पे उस गुफा के अंदर से कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलते हैं जो इन लोगों के ऊपर अटैक ही कर देते हैं। न्यूज रिपोर्टर आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि ये नहीं कहा गया था क्या कि सिटी के अंदर ज़ॉम्बीज इंसानों के लिए बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। अब उसी टाइम पे वहाँ पे आगन निकलता है जो कि रोड को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उस ज़ॉम्बी के सामने आके खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो रोड को जमीन से ही उखाड़ लेता है और उसे उठा के गुफा के ऊपर पटक देता है जिससे वो गुफा और ज़ॉम्बी उसी के नीचे दब जाते हैं। इसके बाद आगन अपना फोन निकालता है और फोन पे किसी को बताता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर वाइल्ड ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है, मैंने उनका ख्याल रख लिया है और वो लोग सेफ हैं। तो ये लोग ज़ॉम्बी को शुक्रिया कहते हैं। वहीं पे आगन ये भी बताता है कि उसने सिटी के अंदर आने वाली एंट्रेंस को भी ब्लॉक कर दिया है, अब बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। साथ में पूरी सिटी को भी चारों तरफ से बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स ने घेर रखा था, इसलिए अब यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था अंदर आने का। इसके बाद वो लोग डुआन से पूछते हैं कि तुम्हारी साइड पे कैसा चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि उड़ने वाला ज़ॉम्बी उड़ रहा था, उसी टाइम पे डुआन उसके ऊपर गोलियां बरसा देती है तो वो मारा जाता है। इसके बाद वो इसी तरीके से जितने भी वहाँ पे उड़ने वाले ज़ॉम्बी थे उन सभी के ऊपर मशीन गन से अंधाधुन गोलियां बरसाती रहती है और उन्हें एक एक करके मारती रहती है। और वो चिल्लाते हुए उन लोगों से कहती है कि कोई मुझे बताएगा भी कि यहाँ पे चल क्या रहा है, अचानक से यहाँ पे इतने सभी ज़ॉम्बीज कैसे आ गए जो अचानक से उल्टा सीधा अटैक करने लगे। तो फिर आगे से बताता है कि शायद से ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने बॉस के ब्रेन को कुछ ज्यादा ही पिला दी है, इसलिए पूरी की पूरी एच सिटी ही बॉस की यादों की दुनिया के अंदर खींची चली गई है। अब हम लोग उसी के अंदर हैं और जहाँ से एच सिटी थी वहाँ पे अब बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होगा। और हाँ, एक और बहुत ज्यादा जरूरी चीज, बॉस की सपनों की दुनिया असली दुनिया से कम नहीं है, इसलिए मरना नहीं तो हमेशा के लिए टाइम बोल जाओगी। उसी टाइम में डुआन को पता चलता है कि पीछे से उसके ऊपर ज़ॉम्बी पंछी अटैक करने वाले हैं, तो वो जल्दी से बिल्डिंग को छोड़ती है और घूम के उनके ऊपर मशीन गन से गोलियां बरसा देती है। और वो आगो से कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर हमें ज़ॉम्बी को ढूंढ के उसे उठाना पड़ेगा। तो आगे से बताता है कि हम लोगों को फिर ज़ॉम्बी को उस दुनिया के अंदर ढूंढना भी पड़ेगा। इससे डुआन आगे से रोते हुए कहती है कि हम उसे इतनी बड़ी दुनिया के अंदर ढूंढेंगे कैसे। उसे टाइम पे हेड बीच में कूदते हैं और वो उन लोगों को बताते हैं कि हमें एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ज़ॉम्बी ने बताया था कि ये पूरी जगह ही एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो कि पोस्ट एपोकलिप्स वेस्टलैंड की तरह है और अचानक से एस सिटी के इस जगह पे आ जाने की वजह से इस जगह को कई सारे ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है और एक बहुत बड़ी ज़ॉम्बी की लहर लगातार आगे बढ़ रही है। उसी टाइम पे एक लहर सीधा हेड के ऊपर ही अटैक कर देती है, तो हेड अपने हाथ से कहते हैं कि जल्दी से अटैक करो भाई, ऑल पर्सनल। इसके बाद वो अपने हाथ को चार्ज करते हैं और सामने की तरफ अटैक करते हैं, तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी जगह ही हिल जाती है। वहीं पे हम लोग उस औरत और उसके बच्चे और साथ ही में वैंग को देखते हैं जिसको बवासीर है। वहीं पे इसका बच्चा कुछ ज्यादा ही जोर से रो रहा था, तो ये आगे से रोते हुए कहती है कि ज़ॉम्बी हम लोगों को खा लेंगे, जिसपे वैंग उसकी तरफ देख के कहता है व्हाट, ज़ॉम्बी को खा लेंगे, ये तो नया कॉन्सेप्ट है। वहीं पे हेड उन ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए आगो से कहते हैं तुम लोग भी तो ज़ॉम्बी हो, क्या तुम इनके साथ बात करके ये अटैकिंग रुकवा नहीं सकते हो। उसी टाइम हम लोग सिटी के अंदर देखते हैं तो ज़ॉम्बी के पीछे भी पड़ गए थे और ज़ॉम्बी भागते हुए आगे से ये लाइन कह रहे थे कि ज़ॉम्बी लोगों को खा रहे हैं। साइड से इंसान कहता है डूड दैट्स माय लाइन, और आगो हेड को आगे से बताता है कि ये सभी ज़ॉम्बीज हमारी दुनिया के ज़ॉम्बीज बिल्कुल रैशनल है और वो इंसानों से बिल्कुल भी अलग नहीं है और ये हमारे किंग की हजारों सालों की कड़ी मेहनत का और एजुकेशन का असर है। शुरुआती दिनों में जब ज़ॉम्बी ने ये कोई ऑर्डर नहीं निकाला था कि ज़ॉम्बी अब से इंसानों को नहीं खाएंगे, तब ज़ॉम्बी किंग को छोड़ के जो भी ऑर्डिनरी ज़ॉम्बीज थे वो सभी ब्रेनलेस क्रिएचर हुआ करते थे। हेड आगे से कहते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा है और वो लोग मिलकर एच सिटी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इस पे आगन हेड से कहता है कि इसकी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही होगा। आगन और आगू दोनों ही इसी सिविलाइजेशन यानी कि सेंडाई सिविलाइजेशन से हैं, इसलिए उन लोगों को इस एरा के रूल्स के बारे में काफी अच्छे से पता है। जिसके बाद हम लोग आगन को देखते हैं जो कि अपने सीने के अंदर हाथ घुसा देता है और जब वो
अपने हाथ को बाहर निकालता है तो उसकी बॉडी के ऊपर आर्मर आ जाता है और ये थी आगन की सेकंड फॉर्म। इसके बाद वो चट्टान के ऊपर पैर रखता है और सामने की तरफ देख के एक बहुत बड़ी जोर की दहाड़ मारता है और ये वाली दहाड़ एक ज़ॉम्बी किंग को सुनाई दी जाती है जिसका नाम कोको है और ये भी ये वाली दहाड़ सुन के सामने की तरफ से दहाड़ मारता है। आगो हम लोगों को बताता है कि उसे पता था कि अगर इतनी लार्ज मात्रा में यहाँ पे ज़ॉम्बी आ रहे हैं तो फिर उनके पीछे उनका ज़ॉम्बी किंग होगा जो एक लीडर की तरह होगा। इसीलिए अगर आगन उस ज़ॉम्बी किंग को हरा देता है 1-on-1 की मैच में तो फिर वो यहाँ पे बाकी छोटे ज़ॉम्बीज का लीडर बन जाएगा। तो डुआन आगो से पूछते हैं कि ज़ॉम्बी ने बताया था कि इस एरा के ज़ॉम्बी किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आगो उसे 1-on-1 की मैच में हरा भी पाएगा। तो फिर आगन आगे से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं एस्पर एसोसिएशन के अंदर एबिलिटी यूजर की तरह काम किया करता था तब ज़ॉम्बी किंग्स को ठिकाने लगाना मेरे लिए नॉर्मल जॉब हुआ करती थी। अब इसके बाद हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी और ये आगे से चिल्ला रहा था कि इंसान बहुत ज्यादा भयानक होते हैं, क्या होगा अगर उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो जाती है, लेकिन अगर मैं उठा नहीं तो फिर और ज्यादा परेशानी क्रिएट होगी। वालेट उसे कहती है शांत रहे मेरा बच्चा, शांत रहे, लंबा लंबा सांस ले, और वह उसे बताती है कि चीजें अभी तक इस हद तक पहुंची नहीं है कि तुम्हें टॉर्चर किया जाए। अब इसके बाद वहाँ पे एक लेडी ऑफिसर आती है जो कि ज़ॉम्बी से कहती है क्या तुम ही वो अजीब ज़ॉम्बी हो जो इंसानों के लिए फ्रेंडली है। वहीं पे ज़ॉम्बी अभी भी बौखलाया हुआ था और वो आगे से चिल्ला रहा था कि मुझे टॉर्चर किया जाएगा, मुझे टॉर्चर किया जाएगा। खैरी लेडी ऑफिसर ज़ॉम्बी से कहती है बढ़िया है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी को बताती है कि मैं यहाँ पे कि वो यहाँ की सिक्योरिटी ऑफिसर है ग्रीटा और वो यहाँ पे ज़ॉम्बी के रिव्यू को कंडक्ट करने के लिए आई है। लेकिन ज़ॉम्बी ग्रीटा को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आगे से कुछ ऐसा कहता है जो इस बात को पानी की तरह साफ कर देता है कि ऑथर को मजा आता है हमारा काटने में, वो भी लंबा वाला। ज़ॉम्बी आगे से कहता है कि ये तो आगन है इस एरा का, ये तो हम में से एक है। इसके बाद वो ग्रीटा को देख के उसकी तरफ चिल्लाते हुए कहता है आगन इधर आओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे एक हाई पोजीशन में हो एसोसिएशन के अंदर, जिसके बाद में मेरे लिए एक अच्छा सा कमरा ढूंढ देना जहाँ पे मैं सो सकूं और खाना भी अच्छा ला देना, और साथ ही में तुम्हें मेरी मदद भी करनी पड़ेगी ताकि वायलेट यहाँ के मेथड्स को सीख सके स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करने के लिए। और वो बार बार ग्रीटा को आगन कह के चिल्ला रहा था कि तुम्हें सुनाई भी दे रहा है, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो फिर मुझसे बात करो। वैसे मैं बता दूं कि ये आगन ही है, बस मैं तुम्हारा काट रहा था ऑथर के साथ मिलकर क्योंकि मेरा कट चुका है, क्योंकि मैं उन दोस्तों में से एक हूँ जो गड्ढे में साथ कूदते हैं और अगर कोई ना कूदे तो पैर पकड़ के खींच लेते हैं। तो फिर अब से हम लोग ग्रीटा को आगन ही बुलाएंगे। अब इसके बाद आगन शीशे के ऊपर हाथ पटक के मारती है और ज़ॉम्बी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है तू है कौन और तू ऐसे क्यों एक्टिंग कर रहा है कि जैसे हम एक दूसरे को जानते हैं, और तुझको परमिशन किसने दी कि तू मुझे मेरे निक नेम से बुला सकता है, क्या तुझे टॉर्चर होने का शौक चल रहा है। वहीं पे वायलेट इन सभी चीजों को प्रोसेस कर रहे थे और जब उसकी प्रोसेसिंग खत्म होती है तो वो आगे से चीखते हुए कहती है कि तुम्हारा मतलब कि ये वो आगन है जो अपना मुंह छुपा के घूमता है। जिसके बाद अगला सीन एक बहुत बड़े स्टेडियम का होता है जहाँ पे कई सारे एक्सपर्ट्स इकट्ठा हो रहे थे और उनसे कहा जाता है कि ये सभी लोगों की कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हो पा रहा है कि इंसानियत अभी तक जिंदा है और खुशहाल तरीके से जिंदगी जी रही है। जिसके बाद वहाँ का चेयरमैन आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बहुत जरूरी मैटर के लिए बुलाया है, इसका नाम जोले है लेकिन मैं इसको छोले कहूंगा, और ये एस्पर एसोसिएशन का सुप्रीम चेयरमैन है। जिसके बाद ये बड़ो फालतू में ही घुटनों में जोर देते हुए चिल्लाते हैं कि 6 हाथ वाले क्रॉप किंग ने इनके 3 सेल्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और लाखों लोगों की जानें ले ली थी, उसे आखिरकार पकड़ लिया गया है। अब आगे इसका बेटा जोस उसे पर्सनली एग्जीक्यूट करेगा सभी लोगों के सामने। जिसके बाद ये छुछुंदर आगे बढ़ता है तलवार लेके और ये सबसे पहले तो वहाँ पे नौटंकी करता है, बेटा लड़की नहीं है स्टेडियम में, लड़के हैं, ये चाम वाम काम नहीं आएगा। एक सेकंड, अगर ये स्ट्रेट ना हुआ तो खैर इसके बाद ये ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है उधर जनता के बीच में उत्साह बढ़ते हुए, लेकिन तभी उनका मुंह उतर जाता है क्योंकि ये बेचारा उसके ऊपर खरोच तक नहीं मार पा रहा था, बस क्रॉप्स किंग के साथ छुई छुल्ला खेल रहा था। वहीं पे हम लोग लिया और जिकाई को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि उस क्रॉप्स किंग को पकड़ने के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जान दे दी थी और ये काउंसिल वाले एक नंबर के नमक हराम यहाँ पे ये सब कुछ बकवास कर रहे हैं सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए। जीलिंग आगे से कहती है कि एसोसिएशन ने कहा कि वो ये सब कुछ जरूरी वजह से करते हैं क्योंकि ये मोरल को बूस्ट करता है। जिसपे जियाजी आगे से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा काम यही है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करें। उसी टाइम हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं और इसे छुई छुल्ला खेल के बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था, लेकिन इसे चिड़न होने लगी थी बार बार सुई चुगाने की वजह से, और इसे जोले के चूजे की बजाने ही वाला था, वो भी 6 के 6 हाथों से दबादब। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे आगन आ जाती है जो कि अपनी शॉट की मदद से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है और जल्दी से उसे पीछे ढकेल देती है। ज़ॉम्बी किंग अपने 6 हाथों का इस्तेमाल करता है धड़ाधड़ आगन के ऊपर मुक्के बरसाने के लिए, लेकिन आगन अपनी शॉट की मदद
से हर एक पंच को ब्लॉक कर ले रही थी। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग अपने चारों हाथों को जोड़ता है और आगन के ऊपर एक जोरदार हमला करने वाला था, लेकिन आगन आगे से अपनी एस्पर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है तो ज़ॉम्बी किंग हवा में उड़ने लगता है और आगन अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए वहीं पे ज़ॉम्बी किंग के ऊपर लगातार स्लाइसेस मारती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग पानी की तरह नीचे बरसता है, जिससे जनता के बीच में उत्साह की लहर दौड़ जाती है और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। वहीं पे वायलेट ज़ॉम्बी से पूछती है कि जब आगन इतनी सुंदर और खूबसूरत थी तो फिर ज़ॉम्बीफिकेशन के बाद में वो इतनी अजीब कैसे बन गए, तुमने उसके साथ असल में किया क्या? इस पे ज़ॉम्बी वायलेट को बताता है कि आगन ने अपनी अभी वाली फॉर्म को तब चूज किया था जब इंसानों ने उसे एग्जीक्यूट कर दिया था, ये कहते हुए कि ये वाली फॉर्म कुछ ज्यादा ही क्यूट है। जिसपे वायलेट ज़ॉम्बी से कहती है दोस्त तुम्हारे एस्थेटिक सेंस के साथ कुछ गड़बड़ है, इलाज करा लो। वहीं पे हम लोग जोले के चूजे को देखते हैं और इसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया था कि इसके भरे बाजार में बेइज्जती हो गई, जिसके बाद ये आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे एक और सब्जेक्ट चाहिए, जल्दी से लाओ एग्जीक्यूशन के लिए। इसके बाद वो सबसे खतरनाक नहीं गॉड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे ये चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। बेटा उसने इतनी जनरेशन डिस्ट्रॉय की है जितनी तुमने जी नहीं होंगी, उसकी तरफ उंगली न तानो। और ये अपनी पोजीशन का फायदा उठाना चाहता था ज़ॉम्बी को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। वहीं पे ज़ॉम्बी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे डिस्ट्रॉय करोगे तुम लोग, मुझे एग्जीक्यूट करोगे। वहीं पे ज़िकाई और ज़ीलिंग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोगों ने एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की थी कि ज़ॉम्बी की सेफ्टी के बारे में रिव्यू किया जाए, ना कि इस बारे में कि उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। उसने हमारी काफी ज्यादा मदद की है। वहीं पे आगन भी आगे से यह कहती है कि उसने पर्सनली ज़ॉम्बी को एग्जामिन किया है। उसके अंदर भले ही अजीबोगरीब हरकतें हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके अंदर अग्रेशन का कोई भी साइन नहीं है। लेकिन इसे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक चढ़ाया था, तो ये आगे से कहता है कि एक ज़ॉम्बी इंसानों की मदद करता है। इसके बाद ये अपनी स्वॉर्ड को ज़ॉम्बी की तरफ करते हुए कहता है कि अगर ये मुझे बड़े प्यार से खुद को मारने दे तो फिर मैं यकीन कर लूंगा कि इसके अंदर अग्रेशन का कोई भी साइन नहीं है। पीछे से इसका बाप भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ यही चीज है, अगर ज़ॉम्बी यहाँ पे हल्का सा भी रजिस्ट करता है तो सिक्योरिटी ऑफिसर उसे तुरंत मार देंगे। वहीं पे पता नहीं इन चारों को क्या लगता है कि ज़ॉम्बी होल्ड बैक करेगा, वो अटैक थोड़ी ना करेगा, वो मार खाएगा, ऐसा इन लोगों को लगता है, इसलिए वो उसे चीयर कर रहे थे। वहीं पे ये छुछुंदर जैसे ही ज़ॉम्बी के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है तो फिर ज़ॉम्बी का सेल्फ मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है और सिक्योरिटी में वो उसके ऊपर इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि ये भाई साहब जमीन के अंदर घुस जाते हैं। जैसे इन्हें समझ में आ जाता है कि इनके तो लग गए, वहीं पे ज़ॉम्बी आगे से कहता है शिट मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये तो अपने आप हो गया। वहीं पे सभी लोग जोले की बेटे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये जिंदा भी है, इसके ऊपर एक थप्पड़ मारा ये तो जमीन में घुस गया। खैर ये जिंदा था लेकिन अधमरी हालत में, और ये अपने बाकी लोगों से कहता है कोई तो मारो इसे, इसने मुझे मारा है। तो फिर स्टेडियम के अंदर जितने भी एस्पर थे वो सभी ज़ॉम्बी के ऊपर टूट पड़ते हैं, ये कहते हुए कि इसे मारो, इसने यंग मास्टर को मारा है। ज़ॉम्बी की आगे से फटी, वो आगे से मुक्का बना के कहता है कि पास ना मार दूंगा एक एक को। इसके बाद वही होता है जिसका हमें यकीन था, इंसान आसमान में उड़ रहे थे। साइड से बच्चा अपनी मदर से कहता है मम्मी वो देखो मैंने आपसे बोला था ना कि इंसान भी उड़ते हैं। इधर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं और दिमाग में ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी स्विच कर लेता है और सेकंड फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो इंसानों को जमीन पे रगड़ते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इस दुनिया की मेमोरी वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी। ज़ॉम्बी को देखते ही मार दिया जाता है, ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी के साथ साथ इंसान भी अब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। लेकिन इनको अभी भी समझ में नहीं आता है कि ज़ॉम्बी इनकी चटनी बना सकता है, तो ये दोबारा उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे ज़ॉम्बी उनकी तरफ देखते हुए सोचता है ठीक ही है आ जाओ मार दूंगा, साला मुझे बाद में किसी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए लिया और ज़िकाई दोनों जल्दी से सामने आते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ज़ॉम्बी तो नहीं मरेगा, उल्टा वो एसोसिएशन को मार देगा। इसलिए आगन भी आगे से चीखते हुए कहती है कि जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, जिसके बाद वो फोर्स को रिलीज करती है तो जितने भी इस पर आगे बढ़ रहे थे वो सभी पीछे गिर जाते हैं और वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है सालों आंखों के अंधों तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, जितने भी लोगों के ऊपर ज़ॉम्बी ने हमला किया है वो सभी मरे नहीं है, सिर्फ अधमरे हुए हैं। सबसे बड़ा सबूत तो ये जोले का छोला है, अभी भी जिंदा है बस अधमरा हो गया है। इसके बाद आगन जोले की तरफ देखते हुए कहता है कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम दोबारा सोचो ज़ॉम्बी के बारे में, इससे पहले कि हम लोग एसोसिएशन को छोड़ के चले जाएं। इसलिए जोले को घुटने टेकने ही पड़ते हैं और वो ज़ॉम्बी को रिलीज कर देता है एग्जीक्यूशन की लिस्ट से। वहीं पे वायलेट और ज़ॉम्बी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आगन की वजह से अब उन लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसी टाइम पे जोले अपनी अगली चाल चल देता है ये कहते हुए कि वो ज़ॉम्बी को प्रिंस कैली की स्क्वाड के अंदर असाइन करता है और उन्हें ये ऑर्डर देता है कि वो लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे डेड जोन के अंदर उस जोन को क्लियर करने के लिए। इससे इन सभी लोगों को झटका लग जाता है और ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये बुढ़ा पागल हो गया है, इसे सीट से उतारो, ये हम लोगों को मारना चाहता है। तो फिर ज़ॉम्बी हम लोगों को बताता है कि डेड जोन कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, दुनिया के अंदर ज़ॉम्बी आने की शुरुआत शायद से वहीं से हुई थी जो कि नॉर्थ के अंदर है और ऊपर से वहाँ पे 12 पावरफुल ज़ॉम्बी किंग्स रहते हैं जिनको लॉर्ड के नाम से जाना जाता है और वो जगह इंसानों के लिए पूरी तरीके से फॉरबिडन है, वहाँ पे कोई इंसान जा ही नहीं सकता है। ज़ॉम्बी को याद आता है कि एक लेजेंडरी मिशन वहाँ पे आया था जब उसने यहाँ पे 1 से 2 साल बिता लिए थे, लेकिन इस बार ये काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है, जिसके
जिसके बाद हम लोग उसी ज़ॉम्बी लॉर्ड को मार खाता हुआ देखते हैं आगन के हाथों ही। आगन उसे उठा के पटकता है तो ये दीवालों को तोड़ते हुए दूसरी दीवार में जाके घुसता है। इसके बाद ये ज़ॉम्बी लॉर्ड अपने सामने देख ही रहा था कि उसी टाइम पे आगन एक बहुत बड़ी चट्टान उठा के इसके मुंह के ऊपर ही दे मारता है। आगू आगे से कहता है कि आगन का फाइटिंग स्टाइल अभी भी पहले जितना ही पावरफुल है, लेकिन उसी टाइम पे उसे पता चलता है कि आसपास और भी ज्यादा एनिमी आ गए हैं। आगू आगन से कहता है कि उसने सक्सेसफुली यहाँ पे लॉर्ड को अकेले ही हरा दिया है, इसलिए आगन अब से डेड जोन का एक नया लॉर्ड बन गया है। लेकिन उसी टाइम पे आगन के सर के ऊपर एक स्पेस या फिर कुछ तो आता है जो आग के जैसे दिख रहा था, और वो आगन से कहता है कि तुमने इसे हरा दिया है तो फिर मेरे साथ चलो ओरिजिन से मिलने के लिए। जिसके बाद हम लोगों को बताया जाता है हीरो स्क्वाड, जिसको ज़ॉम्बी और वायलेट ने अभी ही ज्वाइन किया है, उसको एसोसिएशन ने डायरेक्ट नॉर्थ बॉर्डर्स की तरफ भेज दिया है। अब नॉर्थ बॉर्डर्स की तरफ है डेड जोन, जहाँ पे डेड जोन के बॉर्डर के पास ही एक फोर्ट्रेस है यानी कि महल, और इस बॉर्डर के उस पार की दुनिया ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है। डेड जोन एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसानियत ने एक भी बार कदम रखने के बारे में सोचा भी नहीं है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे कई सारे हीरोज को भेजने की कोशिश की, लेकिन जितने भी यहाँ पे आए वो सभी मारे ही गए। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे आगन आती है, जो कि अपनी एस्पर एबिलिटी का यूज करते हुए एक ही बार में कई सारे ज़ॉम्बीज के ऊपर शॉट से अटैक करती है और उन्हें एक झटके के अंदर ही मार गिराती है। आगन वहाँ पे टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करती है और एक बार में ही कई सारे पत्थरों को आपस में लड़ा के उनका चूरा बना देती है, और बीच में जो ज़ॉम्बी थे उनकी चटनी बन जाती है। वहीं पे ज़ेकाई और बाकी लोग वहाँ पे आगन की पावर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि यही है हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर। वहीं पे जियाजी अपने मन के अंदर सोचता है कि इतनी पावरफुल अटैक के बावजूद ये पूरे एरिया को साफ नहीं कर पाई। इसके बाद जियाजी हम लोगों को बताता है कि डेड जोन के अंदर जो ज़ॉम्बीज होते हैं उनके अंदर बस एक ही कॉमन चीज है कि वो बाहर वाले ज़ॉम्बीज के मुकाबले में अंधाधुंध शक्तिशाली होते हैं, और ऊपर से क्रॉप स्किन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि वो तो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जियाजी पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि खुद को मेंटली तैयार कर लो। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो इन लोगों ने खुद को मेंटली तैयार कर लिया था कि ये मरने वाले हैं। जिलिंग ने तो अपनी वसीयत भी लिख दी थी कि मेरे बेटों को मिलेगी सारी जमीन मेरी। तो जियाजी उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा इस तैयारी से मतलब नहीं था। बाय द वे ये लोग अभी तक डेड जोन के अंदर गए नहीं है, बस बाहर ही भटक रहे हैं उसके। अगर इन लोगों के पास आती है और इनसे कहती है कि तुम लोग चिंता ना करो, जब तुम लोग डेड जोन को एक्सप्लोर करोगे तो फिर मैं बॉर्डर फोर्ट्रेस यानी कि किले के पास ही रहूंगी, और मेरी एस्पर एबिलिटी की रेंज 30 मीटर की है, सॉरी 30 किलोमीटर, और मेरी एबिलिटी रेंज के साथ में मैं जितनी हो सके उतनी मदद करूंगी तुम्हारी। जिस पे ये लोग आगन के गले लग जाते हैं और आगे से रोते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, तुम्हें वो माता तुम्हें पिता हो। उसी टाइम पे वहाँ पे जोले का चूजा आता है जो कि आगन से कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और उनके ऊपर नजर रखोगे, ना कि इन्हें प्रोटेक्ट करोगी। और वैसे भी ये साले डेड जोन के अंदर जाके मरने ही वाले हैं, तो फिर फालतू में अपनी एबिलिटी यूज करने का क्या ही फायदा है। इसके बाद ये जियाजी और जेकाई की तरफ आगे बढ़ता है और उनके चेहरे के ऊपर जाके हंसने लगता है, जिसपे ये चारों एक दूसरे की आंखों की तरफ देखते हैं और अगले ही पल ये चारों मिलकर जोले के चूजे को पिलते हुए कहते हैं कि साले हम वहाँ पे जाके मरने ही वाले हैं, तो फिर तुझे क्या लगता है कि तू हमें उंगली करेगा और हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है भाई मैं चली, मारना है मार दो, वैसे मारना नहीं, इसकी जान थोड़ी सी भी कीमती नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मारना नहीं, इसके बाप को मुझे जाके बताना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग अधमरे को और ज्यादा मार के उसे और अधमरा कर देते हैं। जोले का चूजा अधमरी हालत में भी इन लोगों से कहता है कि तुम लोग वापस आना, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें, बस तुम इंतजार करो। जिस पे लिया उसे चिढ़ाते हुए कहती है हाँ देख लेंगे हम। खैर सभी लोगों के जाने के बाद ये लोग काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं, और जेकाई आगे से कहता है कि ये सब कुछ उसकी गलती ही है, उसे ज़ॉम्बी के बारे में एसोसिएशन को बताना ही नहीं चाहिए था, अब उसकी वजह से सभी लोग खतरे में आ गए हैं। जियाजी जेकाई से कहता है कि तुम्हें ये फालतू में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एसोसिएशन कोई ना कोई नया बहाना बना के हम लोगों को डेड जोन भेज ही देता। लिया भी आगे से यही चीज कहती है कि जितने भी हीरो स्क्वाड हैं जो लगातार हर मिशन को पूरा करते जाते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ दिखाते हैं, उन्हें एसोसिएशन किसी न किसी बहाने से डेड जोन के अंदर भेज ही देता है। अफवाह तो ये भी कहती है कि जितने भी हायर अप्स हैं एसोसिएशन के अंदर, वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हाई पावरफुल हीरोज हैं वो एक साथ जुड़ के एक पार्टी न बना ले और ह्यूमैनिटी के ऊपर खुद राज करने लगे। जिलिंग आगे से कहती है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। जेकाई आगे से कहता है कि वो लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, जब तक वो लोग डेड जोन के अंदर एंटर करते हैं और अपने मिशन को पूरी तरीके से पूरा कर लेते हैं तो फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो लोग बेशक इनफ स्ट्रेंथ के साथ ये सब कुछ कर लेंगे। जिसके बाद अगला सीन डेड जोन के पास ही के बॉर्डर फोर्ट्रेस का होता है। ये लोग डेड जोन के एकदम किनारे पे ही हैं, जहाँ पे इंसानों के लिए एक किला बनाया गया है और उसके अंदर सभी लोग रह रहे हैं, अटैक ऑन टाइटन की वॉल्स की तरह समझ लो। अब इसी के अंदर हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि कुछ पैसे किसी ब्रोकर को देता है और उसे कहता है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। ब्रोकर पहले तो ज़ॉम्बी को देख के हैरान होता है, तो ज़ॉम्बी उससे कहता है मास्क
बस के भैया ज्यादा डरो नहीं, आप रेट बताओ। तो फिर ब्रोकर घर का रेट बताता है, जिसके बाद ज़ॉम्बी उसे पैसे देता है और पैसे गिनने के बाद ब्रोकर उसे कहता है कि तब तुम मूविंग शुरू कर सकते हो। लेकिन जब वो ब्रोकर अपने सामने देखता है तो फिर उसका घर वहां से गायब हो चुका था और ब्रोकर आगे से कहता है मेरा मतलब घर के अंदर शिफ्ट होने से था, ये थोड़ी नहीं कि तुम पूरा घर ही उठा के लेके चले जाओ। वहाँ पे वायलेट अपने मन के अंदर सोचती है कि अब इसका दोबारा पीछा करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ पे चला गया। जिसके बाद अगला सीन एक सिटी का होता है जो कि बहुत ही ज्यादा चहल पहल वाली थी। ज़ॉम्बी उसी टाइम पे एक घर की छत के ऊपर लैंड करता है और वहीं पे अपना घर बना देता है। बिल्डिंग के ऊपर घर, वाह क्या आर्किटेक्चर है। थोड़ी देर में वायलेट भी वहाँ पे आ जाती है, जिसके पास ज़ॉम्बी और वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। वहाँ पे वायलेट ज़ॉम्बी से पूछती है कि देखने में ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पे सेटल होना चाहते हो। तो ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि इस लार्ज स्केल मिशन के लिए उन लोगों को पहले यहाँ पे जानकारी और सभी चीजों की सप्लाई तैयार करनी पड़ेगी, जिसके लिए वो लोग यहाँ पे एक बेस भी बना सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने इस घर को अपना बेस बना लिया है। जिसके बाद ज़ॉम्बी हम लोगों को बताता है कि उसने पहले यहाँ पे 3 महीनों तक प्लानिंग की थी डेड जोन के अंदर जाने से पहले, और उन दिनों उन लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए थे और बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। जिसको मैं एंजॉय तो नहीं कहूंगा क्योंकि इन्हें म्युनिसिपैलिटी का काम देने वाला बना दिया गया था। ये कचरा उठाने से लेके रखवाली तक हर एक काम कर रहे थे। खैर ज़ॉम्बी वायलेट को एक टेबल के पास लाता है और उसे कई सारी बुक्स देता है। ये कहते हुए कि मैंने ये एसोसिएशन से इकट्ठा की हैं, तुम इन्हें पढ़ के स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकती हो। ये सभी एज पर ट्रेनिंग बुक्स थी जिनका इस्तेमाल बॉडी को ट्रेन और रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वायलेट उन्हें देख के कहती है कि मैं तो भूल गई थी कि मैं यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने के लिए आई थी ताकि मैं मेंटल पावर का इस्तेमाल कर सकूं। वह पे ज़ॉम्बी साइड से जाते हुए कहता है कि मैं तो रेड बुल और कॉफी एक साथ पीता हूँ हर दिन, यानी टोटल तबाही। इसके बाद वो सारा सामान लेने के लिए वहां से निकल जाता है क्योंकि अंडे भी तो चाहिए, प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी जैसे ही जमीन पे लैंड होता है तो फिर उसे कुछ समझ में आता है और उसी टाइम पे ज़िकाई ज़ॉम्बी के ऊपर फुल स्पीड से अटैक कर देता है। हालांकि ज़ॉम्बी उसके अटैक को मक्खन की तरह डॉज कर लेता है और ज़ॉम्बी अपनी थर्ड फॉर्म में आने के बाद उससे कहता है कि इतना सब हासिल क्यों, क्या तुम्हें ऑमलेट राइस नहीं चाहिए। तो फिर ज़िकाई अपने पैरों में ब्रेक मारता है और ज़ॉम्बी की तरफ घूम के उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि फॉर्म बदल लेने से तुम्हारी बैटल पावर बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद वो दोबारा ज़ॉम्बी के ऊपर घुटने से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी दोबारा उसके पैर को मक्खन की तरह पकड़ लेता है और उसे हल्के से झटका दे के पीछे फेंक देता है। लेकिन ज़िकाई अभी भी हार नहीं मानता है और वो स्प्रिंग की तरह अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करता है और ज़ॉम्बी की तरफ फुल फोर्स से रिलीज करता है डबल किक मारते हुए। लेकिन ज़ॉम्बी उसे भी डॉज कर लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऑमलेट राइस नहीं चाहिए तो फिर फ्राइड राइस और एग का क्या ख्याल है, उबाल के खा लेना। वैसे हम लोग रेडिसेंशियल एरिया के अंदर हैं, इसलिए यहाँ पे फाइट ना करो, आस पड़ोस वाले चिल्लाने लगेंगे। ज़िकाई आगे से कहता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी के चारों तरफ ही पड़ जाता है और उसके ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि ज़ॉम्बी को इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ज़िकाई के अटैक को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे वो कोई बच्चों के साथ खेल रहा हो। ज़िकाई ज़ॉम्बी से कहता है कि वो अपनी पूरी स्पीड का इस्तेमाल कर रहा है उसके ऊपर अटैक करने को, लेकिन इसके बावजूद वो ज़ॉम्बी को छू तक नहीं पाया। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इसीलिए ज़िकाई ज़ॉम्बी से रिक्वेस्ट करता है। वह पे ज़ॉम्बी सब ज़िकाई के चेहरे के ऊपर ऐसे एक्सप्रेशन देखता है तो फिर उसे कट सीन याद आ जाता है कि पहले के टाइम पे ज़िकाई और ज़ॉम्बी ने एक साथ बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइट की थी, जिसके बाद एक दूसरे को एक्नॉलेज किया था। इसीलिए ज़ॉम्बी डायरेक्ट अपनी फिफ्थ फॉर्म के अंदर आता है और वो ज़िकाई से कहता है कि उसे सब कुछ समझ में आ गया है, इसीलिए वो पैसिनेट फॉर्म का इस्तेमाल करेगा। इसके बाद वो ज़िकाई को ठुड्डी से पकड़ता है और उससे कहता है कि यहाँ पे हम लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें कहीं और चलना चाहिए। इसके बाद वो पलक झपकते ही ज़िकाई को डेड जोन के अंदर ले आता है और काफी ज्यादा खुश था कि ज़िकाई उसके साथ फाइट करने के लिए आया है और वो मुस्कुराते हुए ज़िकाई से कहता है कि पूरी ताकत से मेरे ऊपर अटैक करो। इसके बाद ये ज़िकाई की तरफ पंच मारता है, वो भी फिफ्थ फॉर्म में, यानी कि ज़िकाई अगर पंच के हल्का सा भी सामने आ गया तो फोर्स की वजह से ही ये राख में बदल जाएगा। और ये पंच मारते हुए ज़िकाई से कहता है चिंता न करो, मैंने बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया है, पूरी ताकत से पंच मार रहा हूँ। जिससे ज़िकाई की फटी और वो आगे से कहता है रुक जा भाई, मैं बस तेरी स्ट्रेंथ को कंफर्म करना चाहता था, मैं तो तुमसे ये पूछने के लिए आया था कि मैं तुम्हारी जितना शक्तिशाली कैसे बन सकता हूँ। तो फिर ज़ॉम्बी अपने पंच के डायरेक्शन को चेंज करता है तो पीछे वो दीवार को चीर देता है और तब कहीं जाके ज़िकाई को चैन की सांस आती है। वहीं पे ज़ॉम्बी अपनी फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ जाता है और घबराते हुए मन के अंदर सोचता है कि ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं ताकतवर कैसे बना और ताकतवर कैसे बनना है। ज़ॉम्बी हम लोगों को बताता है कि ज़िकाई ने पहले अपने माइंड को अवेकन कर लिया था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पर बन गया था। उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे आजू के बराबर की हो गई थी और उसे इस बात के ऊपर काफी ज्यादा नाज था। इसीलिए ज़ॉम्बी अपने मन के अंदर सोचता है तो फिर ये मुझसे ये क्यों पूछ रहा है कि ये ताकतवर कैसे बनेगा। इससे ज़ॉम्बी को समझ में आ जाता है कि वो मेमोरी के अंदर आ चुका है, इसीलिए उन लोगों ने जो साथ में एक्सपीरियंस एडवेंचर गेन करना था वो उन लोगों ने स्किप कर दिया है। इसीलिए ज़िकाई पहले की तरह ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया है जितना उसे करना चाहिए था। वहीं पे ज़िकाई सर झुका के ज़ॉम्बी से कहता है कि भैया मुझे सिखा दो, मुझे ताकत की सच में जरूरत है, नहीं तो डेड जोन के अंदर हमारा पापड़ बन जाएगा। तो ज़ॉम्बी
उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि चिंता ना करो, मैं पूरी तरीके से विल्ला हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर। इसके बाद वो पीछे की तरफ एक ज़ॉम्बी किंग के ऊपर इशारा करते हुए कहता है कि वो ज़ॉम्बी दिखाई दे रहा है, जाओ और जाके उसे मार दो, तुम नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो हमें इस ज़ॉम्बी किंग के बारे में बताया जाता है जो कि डेड जोन का लॉर्ड है, जिसका नाम मून डिवोरिंग ज़ॉम्बी किंग है। वह इसेकाई उसे देख के अपने मन के अंदर सोचता है कि एक ज़ॉम्बी किंग यहाँ पे क्या कर रहा है हमारे किले के इतने पास में। अब इसके बाद हम लोग वायलेट को देखते हैं जो कि अपने घर में पड़ी हुई स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसे घंटा को समझ में नहीं आ रहा था कि एबिलिटी को मैनिफेस्टेशन करो, इसके बाद उसे ऐसे जोड़ो, इसके बाद तुम शुरुआत में ट्रेनिंग के जरिए वाटर वेव्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। वायलेट आगे से कहती है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसी अजीब पावर है, शॉट के साथ किसी के दो टुकड़े करना कितना ज्यादा इजी है। इसके बाद वो फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े उतारती है और बाथटब के अंदर चली जाती है, यह कहते हुए कि उसने काफी टाइम से इस तरीके का आराम नहीं किया था। जिसके बाद वो वहीं पे अपनी आंखें बंद करती है और स्पिरिचुअल पावर को ट्रेन करने की कोशिश करने लगती है ताकि वो थोड़ा सा वाटर वेव्स को सेक कर सके। जिसके बाद वो और ज्यादा फोकस करती है और जब उसे महसूस होता है कि वो यहाँ पे वाटर वेव्स को कंट्रोल करने लगी है तो वो अपनी आंखें खोलती है, यही सोचते हुए कि उसने सक्सेसफुली यहाँ पे एबिलिटी को सीख लिया। लेकिन साइड से लिया बाहर निकलती है जो कि वायलेट से कहती है, बहन तुमने कुछ भी नहीं सीखा है, ये मेरी स्पिरिचुअल पावर है। वायलेट लिया को देख के हैरान होती है, जिसके बाद उसकी नजर जेलिंग के ऊपर पड़ती है और वो उन दोनों से पूछती है कि तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो। वह जेलिंग उन बुक्स को देखती है जो ज़ॉम्बी लेके आया था और उन्हें देख के कहती है कि ये बच्चों की किताबें कौन पढ़ रहा है भाई, ये तो वो बुक्स हैं जो बच्चे पढ़ते हैं एसोसिएशन को ज्वाइन करने के बाद में। वह लिया वायलेट से पूछती है कि मुझे पता था कि तुमने जो इम्पेरेसिव परफॉर्मेंस दिखाई थी इतने टाइम में वो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, वो सब कुछ तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज थी। जिसके बाद वो वायलेट को मोलेस्ट करते हुए उससे पूछती है, तुम जो हमारे साथ जुड़ी इसके पीछे कोई तो षड्यंत्र था, चलो अब बता भी दो। वायलेट आगे से कहती है कि ये कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई भी एबिलिटी या फिर टैलेंट नहीं है। तो जिलिंग आगे से कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग पूरे टाइम में उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर पा रहे थे और वो पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसी टाइम पे जिलिंग की नजर वायलेट के पैरों के ऊपर पड़ती है तो वायलेट आगे से बताती है कि ये प्रोस्थेटिक लिम्स हैं, यानी कि हाथ पैर। देखिए वो यहाँ पे नहाने के लिए आई है, इसलिए उसने बाहर के सेल यानी कि स्टील बॉडी को निकाल दिया है। लिया उससे पूछती है कि उसने ये इंस्टॉल कैसे किए, तो वायलेट इन लोगों को अपनी कहानी बताती है कि उसके जो असली वाले पैर थे उनको वायलेट के पेरेंट्स ने खुद ही काट लिया था ज़ॉम्बी में बदलने के बाद में, इसलिए वायलेट को अपने हाथों से ही उन्हें काटना पड़ा। इस पर ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं तो वायलेट उन लोगों से कहती है कि ऐसा चेहरा ना बनाओ, ऐसी चीजों को रोका नहीं जा सकता है तुम ज़ॉम्बी वर्ल्ड में जब फाइट कर रहे हो, और वैसे भी उसे अब इस तरीके से जीने की आदत लग चुकी है। तो फिर लिया वायलेट को बताती है कि एबिलिटी सीखने के लिए उसे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा अपनी स्पिरिचुअल पावर के ऊपर, इसके बाद उसकी इमेजिनेशन और खुद के ऊपर विश्वास ही आगे काम देगा। और लिया वायलेट को यह भी बताती है कि हमारी एबिलिटीज ज्यादातर यही चीज के ऊपर निर्भर करती हैं कि तुम खुद के ताकतवर वर्जन को इमेजिन करो जो तुम्हारी बाहरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। इसके बाद लिया वायलेट से पूछती है, क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ, क्या तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हें ताकतवर बनने से रोकता है? जिसपे वायलेट भी काफी ज्यादा हैरानी में पड़ जाती है क्योंकि उसे भी नहीं पता है क्या वो सच में खुद के स्ट्रॉन्गर वर्जन को रोक रही है। उसी टाइम पे लिया को पता चल जाता है कि उनके साथ और कोई भी है और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उनके ऊपर आइस क्रिस्टल से अटैक हो जाता है जो कि बहुत ही बड़ा था, वो पूरी बिल्डिंग को ही चीर के रख देता है। लेकिन लिया अपनी एबिलिटी का यूज करती है और वो खुद को सस्ते हीट ब्लास्ट के अंदर बदल के खुद को आग के अंदर ढेर लेती है और उस अटैक से सभी लोगों को बचा लेती है। जिसके बाद उसे ये भी पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी किंग की एलिमेंटल पावर है और सामने से जो प्रेशर आ रहा है वो किसी नॉर्मल ज़ॉम्बी किंग से ज्यादा है। उसी टाइम में बर्फ के क्रिस्टल से एक ज़ॉम्बी किंग बाहर निकलती है जो कि उन लोगों से कहती है काफी अच्छी रिएक्शन स्पीड थी, लेकिन इससे तुम्हारी दर्द और ज्यादा पेनफुल होगी। इसके बाद हमें इसके बारे में भी बताया जाता है कि ये रेड जोन की एक और लॉर्ड है, इसका नाम कोल्ड डीमन क्रॉप्स किंग है। उसी टाइम पे वायलेट साइड से स्वॉर्ड लेके ज़ॉम्बी किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो ज़ॉम्बी किंग वायलेट से कहते हैं कि उलझना बंद कर दो, इससे तुम मेरे समय को ही बर्बाद करोगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर तुम मुझे एंटरटेन करती हो। इसके बाद ये लोग आपस में फाइट करने लगते हैं और हम लोग बाहर की तरफ एक और ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं जो कि आते ही लाखों लोगों की लाशें बिछा चुका था और जो लोग बच गए थे वहां से रेंगने की भागने की कोशिश कर रहे थे। ज़ॉम्बी किंग उनके ऊपर भी अटैक करता है और उन्हें भी मौत के घाट उतार देता है। ये पूरी फाइट में आलतू फालतू बकवास पी ले जाता है, बस यही कहते हुए कि ये सभी लोग पॉइंटलेस हैं, मुझे पता नहीं ये काम ही क्यों दिया गया है इन बेकार लोगों को मारने का। वहीं पे हम लोग जियाजी को देखते हैं और इस अटैक की वजह से ये काफी ज्यादा घायल हो गया था। वहीं पे जियाजी जो कि अटैक को प्रोटेक्ट करने में काफी ज्यादा माहिर था, उसे भी इस अटैक के बारे में पता नहीं चला। इसे जियाजी को भी समझ में आ जाता है कि किले के ऊपर लेजेंडरी जोन लॉर्ड्स ने अटैक कर दिया है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और साथ ही में जियाजी को यह भी पता चल जाता है कि बहुत ही भारी मात्रा में ज़ॉम्बी टाइड उनकी तरफ आगे बढ़ रही है। वहीं पे हम लोग इस मकड़ी वाले ज़ॉम्बी लॉर्ड को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि प्रिमोर्डियल कमांडर ने हमें ये हुक्म दिया है तो फिर हमें करना ही पड़ेगा, भले ही ये कितना ही पॉइंटलेस हो। वहीं पे मून डिवोर ज़ॉम्बी किंग ने अपना काम शुरू कर दिया है और वो बहुत
बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी टाइड को यहाँ पे भेज रहा है। जल्दी से इस बेकार से किले को डिस्ट्रॉय करते हैं, उतने जल्दी घर जाने को मिलेगा और साथ ही में चिकन खाने को मिलेगा। अब उसी टाइम पे हम लोग मून डिवोवर ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं, जो कि आगे से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। तो फिर ज़ॉम्बी एक पेड़ का तना उठाता है और उसके सर के ऊपर दे मारता है, ये कहते हुए कि चिल्लाना बंद करो। इसके बाद वो ज़ॉम्बी किंग को कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि हिलना नहीं, अगर मैंने तुम्हें गलती से भी छू लिया तो फिर तुम्हारी हड्डी टूटेगी और आत्मा बाहर निकलेगी। इसके बाद वो पीछे मुड़ के ज़िकाई से कहता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो और इसे मार दो। वो भी ज़िकाई आगे से पीछे हटते हुए कहता है कि मैं तो इसे ट्रेनिंग भी नहीं मानता, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ज़ॉम्बी ज़िकाई से कहता है कि अपने एनिमी को हरा के ताकतवर बनना बहुत ज्यादा बेहतर तरीका है डेली पुशअप्स मारने से। अब तुम पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें इसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी को लगता है कि ज़िकाई के लिए एक ज़ॉम्बी किंग को मारना कुछ ज्यादा ही टफ है। इसीलिए वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है तो फिर मैं इसके हाथ पैर तोड़ देता हूँ ना, इसके बाद तुम इसे आसानी के साथ हरा पाओगे। बेचारा ज़ॉम्बी किंग आगे से मन के अंदर सोचता है कि इन लोगों ने मुझे गुड्डा समझ रखा है, जैसे चाहे वैसे पील देंगे सोच रहे हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी ज़िकाई से कहता है कि चिंता ना करो, इसके हाथ पैर दोबारा उगाएंगे और जितनी बार दोबारा उगेंगे तुम उतनी बार इन्हें तोड़ सकते हो और ताकतवर बन सकते हो। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी किंग जोर से उठता है और चीख मारते हुए ज़ॉम्बी को पीछे झटक देता है, जिसके बाद वो अपनी फॉर्म में आता है और ज़िकाई से कहता है, इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोन लॉर्ड को ऐसे ट्रीट करने की, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ज़िकाई आगे से कहता है कि अब समय आ चुका है पूरा जोर लगाने का। ज़ॉम्बी किंग आगे से दांतों को बीसते हुए कहता है कि अब मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, जिसके बाद वो पीठ पे लेट जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम जो भी कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगा, बस मुझे एक झटके में मार देना। ज़िकाई ज़ॉम्बी से पूछता है कि ये क्या कर रहा है, ये कुत्ता है क्या? तो ज़ॉम्बी आगे से कहता है, दिखने में तो ये एक पक्का मुस्तंडा लगता है। ज़िकाई उसे कहता है, फालतू की बकवासें मत करो, तुमने इसे इतना डरा दिया है कि ये कुत्ता बन गया है। खैर इसके बाद ये ज़ॉम्बी लॉर्ड इन लोगों को बताता है कि परमोडियल ने इन लोगों को ऑर्डर दिया है कि इन लोगों को फुल और लार्ज स्केल में इंसानों के ऊपर अटैक कर देना है। इससे ज़िकाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी मैसिव मात्रा में ज़ॉम्बीज लगातार इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी को पता था कि ये चीज होने वाली है, लेकिन ये चीज इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, अभी इसमें कई सारे साल बाकी थे। इसलिए ज़िकाई उसे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को तो डेड जोन को गार्ड करना चाहिए था, तुम लोग अटैक क्यों कर रहे हो? जिसपे ज़ॉम्बी किंग आगे से बताता है कि परमोडियल ने कहा है कि यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिनेंस है जागोटी है इस दुनिया के अंदर, इसीलिए परमोडियल ने इन लोगों को ऑर्डर दिया है कि इन्हें किसी भी कीमत पे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसका नाम ज़ॉम्बी है। जिसपे ज़िकाई ज़ॉम्बी की तरफ देखता है तो ज़ॉम्बी अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ की जैसे ही दीवार टूटती है तो फिर किले के अंदर भारी मात्रा में ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी तो इंसानों से ज्यादा फुर्तीले और शक्तिशाली थे, इसलिए वो उनके ऊपर एक एक करके अटैक करते हैं और हर तरफ मौत का नंगा नाच होने लगता है। कोई अपने बच्चे को बचाना चाहता था तो कोई खुद को बचाना चाहता था। इसी बीच हम देखते हैं कि एक बच्चे नीचे गिर जाती है तो ज़ॉम्बी उसको खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे आगन आती है जो कि अपनी टेलीकाइनेसिस एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और आगन अपनी एबिलिटी का यूज काफी चतुराई के साथ कर रही थी। वो ज़ॉम्बीज के साथ में कई सारे पत्थरों को भी उठा लेती है जिनको वो गोल गोल नचाने लगती है और काइनेटिक फोर्स की वजह से कई सारे ज़ॉम्बीज पत्थर से टकरा जाते हैं और आपस में एक साथ गोल गोल घूमने लगते हैं। लेकिन आगन यहीं पे ही नहीं रुकती है, जिसके बाद वो पत्थरों को धीरे धीरे करके छोटा करने लगती है, जिससे वो पत्थर एक भंवर की तरह बीच में इकट्ठा होने लगते हैं और जब आगन को लगता है कि ये सही टाइम है तब वो उन पत्थरों को आपस में ही क्रश कर देती है, जिससे जो भी ज़ॉम्बी इधर उधर फैल रहे थे वो आपस में ही कुचल के मारे जाते हैं। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वही अनोइंग वाला ज़ॉम्बी किंग आता है जो कि आगन के पत्थरों को काटते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, ये कहते हुए कि कौन इंसान है जो फालतू में ही यहाँ पे मरने से मना कर रहा है, मैंने अपने मिशन को पूरा कर लिया है, फालतू में टाइम ना वेस्ट कराओ। ये ज़ॉम्बी किंग एक तरीके से पट्टियों में ही लिपटा हुआ था, शायद से स्टील की, और वो उन्हीं पट्टियों का इस्तेमाल करता है आगन के ऊपर अटैक करने के लिए, बिल्कुल टेक्निकल्स की तरह। लेकिन आगन दोबारा टेलीकाइनेसिस का इस्तेमाल करती है और जो भी पट्टियां उसकी तरफ बढ़ रही थी वो उन्हें रोक देती है। इसे तो वो ज़ॉम्बी भी हैरान हो जाता है कि वो हिल क्यों नहीं पा रहा है। वहीं पे आगन उस ज़ॉम्बी से कहती है कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जिसके बाद वो दोबारा टेलीकाइनेसिस का यूज करती है और अपनी शॉट के साथ साथ आसपास जो भी कचरा पड़ा हुआ था धारदार नुकीला उसे कंट्रोल करते हुए ज़ॉम्बी किंग के ऊपर हमला करती है, ये कहते हुए कि तुमने वॉल्स को डिस्ट्रॉय किया तो फिर अब तुम हो जाओ। वो सभी धारदार चीजें लगातार ज़ॉम्बी किंग के ऊपर अटैक करती हैं और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। हालांकि आगन को लग रहा था कि उसने सक्सेसफुली ज़ॉम्बी किंग को मार दिया है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो ज़ॉम्बी किंग को कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसका शरीर तो था नहीं, बस सर ही था। और वो आगन से कहता है कि मुझे एक बार तुम्हें मार लेने दो, जिसके बाद वो अपने दोबारा धागों का इस्तेमाल करते हैं और लगातार सिटीज के ऊपर अटैक करने लगता है। और इस बार इसके धागे पहले से बड़े हो गए थे जो बिल्डिंगों को भी तोड़े दे रहे थे। उनमें से एक धागा आगन को भी लग जाता है और उसके सामने ही उसका शहर डिस्ट्रॉय होने लगता है। वहीं पे जब आगन अपने हाथ को देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि वो क्रॉप्स पॉइजन थे, इनफैक्ट
इन्फेक्ट हो गई है। इसके बाद आगन ख्यालों की दुनिया में चली जाती है कि एसोसिएशन ने कंफर्म कर दिया था कि ज़ॉम्बी लॉर्ड्स काफी ज्यादा टफ अपोनेंट हैं। अब सिटी के ऊपर लगातार कई सारे ज़ॉम्बी लॉर्ड्स ने इकट्ठा ही हमला कर दिया है और वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर हैं। सभी लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं और कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन आगन खुद को संभालते हुए कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहाँ पे इन लोगों को होल्ड बैक करेंगे और एसोसिएशन यहाँ पे सपोर्ट भेजेगा बाकी एस्पर्स के द्वारा। इसके बाद वो वॉकी टॉकी पे बाकी लोगों से कहती है कि मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम लोग सपोर्ट भेजो। लेकिन उसी टाइम पे आगन को पता चलता है कि जोले के चूजे की कुछ ज्यादा ही फट गई है, इसीलिए वो यहाँ से रिट्रीट कर रहा है, बाकी लोगों को धमकी देते हुए कि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो फिर मेरा बाप तुम्हें बख्शेगा नहीं। वो लोग कहते हैं क्या हम लोग यहाँ पे इन लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देंगे? तो वो कहता है कि हाँ, रिट्रीट करो, और वो सभी लोग इन्हें मरने के लिए यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी किंग दोबारा आगन के ऊपर अटैक करने के लिए अपने धागों को आगे भेजता है, तो आगन उन्हें डॉज करते हुए कहती है कि भले ही हर कोई यहाँ से चला जाए लेकिन वो रिट्रीट बिल्कुल भी नहीं करेगी। इसके बाद वो दोबारा टेलीकिनेसिस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचती है कि उसे तभी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे आगन की स्वॉर्ड नीचे गिर जाती है और उसकी बॉडी के अंदर क्रॉप्स पॉइजन कुछ ज्यादा ही तेजी से दौड़ने लगता है। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग उसे कहता है कि अगर तुम भागना चाहो तो फिर भाग सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वहीं पे आगन को पता चल रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे जा रही है और वो अपनी बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और ज़ॉम्बी किंग उसे कहता है कि मेरा टॉक्सिक पॉइजन तुम्हारी बॉडी को धीरे धीरे करके सुन्न कर देगा और तुम हिल भी नहीं पाओगी, और अगर तुम अपनी एबिलिटी का यूज करोगे तो फिर तुम पॉइजन को और ज्यादा तेज बढ़ाओगी। अगर तुम भागना चाहो तो फिर भाग सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, मेरा मिशन यहाँ पे सभी इंसानों को मारना है जो इस किले के अंदर हैं, और मैं बिल्कुल भी तुम्हारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, समझी? भाग यहाँ से। पीछे की तरफ इंसानों का मारना और जान बचाते हुए भागना जारी रहता है। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग आगन को खाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। वहीं पे आगन मन के अंदर यही सोच रही थी, या तो वो यहाँ पे धीरे धीरे मरने का इंतजार करे या फिर जान बचाने के लिए यहाँ से भाग निकले। और आगन धीरे धीरे करके बेहोश हो रही थी, उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस वो सोना चाहती थी। लेकिन उसी टाइम पे उसे महसूस होता है कि कोई तो उसे बुला रहा है, जो उसे लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। जिसके बाद वो दोबारा जाग उठती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उसे सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसे प्रोटेक्ट करना ही है, क्योंकि वो सिक्योरिटी ऑफिसर है जो इंसानों को प्रोटेक्ट करती है, वो यहाँ पे कैसे गिर सकती है। इसके बाद वो दोबारा हिलने लगती है। ये देख के ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है कि इसे तो हिलना नहीं चाहिए था, ये हिल कैसे रही है। वो पे पॉइजन की वजह से आगन की बॉडी अंदर से डिस्ट्रॉय होने लगती है और मुंह से खून बहने लगता है, यहाँ तक कि उसके मसल्स भी धीरे धीरे करके पिघलने लगे थे। लेकिन आगन अपने गले को पकड़ती है और अपने हाथों से ही उसे चीर लेती है ताकि पॉइजन उसके माइंड तक ना पहुंच पाए और वो अपनी बॉडी को फुल्ली कंट्रोल कर सके। इसके बाद वो दोबारा अपनी स्वॉर्ड को उठाती है और एबिलिटी का यूज करते हुए ज़ॉम्बी किंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं तुम सभी को मार दूंगी। ज़ॉम्बी किंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मेरे सर पे वर्कलोड काहे बढ़ा रही हो, मुझे घर जाना है भाई, अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद वो भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है और एक फूल की तरह खिल जाता है और आगन से कहता है कि तुम मुझे मजबूर क्यों कर रही हो सीरियस फाइट करने के लिए। तो आगन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है कि फाइट कर, ज्यादा बोल नहीं। इसके बाद आगन अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए लगातार हवा में ही स्लैशेस मारने लगती है, जिससे उस ज़ॉम्बी के टेंटिकल्स धीरे धीरे करके कटने लगते हैं। और ज़ॉम्बी को भी समझ में नहीं आता है कि इतना हाई लेवल का स्लैश कैसे आ सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं था तो आगन आसपास की चीजों को भी कंट्रोल करने लगती है। इससे कई सारी नुकीली चीजें लगातार ज़ॉम्बी किंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जो उसकी बॉडी के अंदर धंसने लगती हैं। लेकिन ज़ॉम्बी किंग को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो आगन से कहता है कि ये अटैक मेरे ऊपर काम नहीं आएंगे। तो आगन आगे से हंसने लगती है क्योंकि उसी पल एक बहुत बड़ी बिल्डिंग जिसके ऊपर सींक लगी हुई थी वो सीधा उस ज़ॉम्बी किंग के मुंह के अंदर घुसती है और उसके मुंह से घुस के सीधा पीछे से निकलती है। लेकिन ज़ॉम्बी किंग फिर भी नहीं मरता है और वो बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर निकलता है और उससे कहता है सीरियसली फाइट करो, अब मुझे इसमें मजा आने लगा है। इसके बाद वो दोनों जैसे ही अटैक करने वाले थे तो फिर उन्हें साइड से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो किनारे पे देखते हैं तो साइड से ज़ॉम्बी आ रहा था जिकाई और दूसरे ज़ॉम्बी लॉर्ड को लेके, जो कि सीधा उस ज़ॉम्बी किंग के पेट के ऊपर ही लैंड होता है और इतना काफी था इसे मारने के लिए। वहीं पे हम लोग आगन को देखते हैं जो कि दोबारा नॉर्मल हो जाती है, अब उसके ऊपर से ब्लड लस्ट खत्म हो चुका था। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी और जिकाई से पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम लोगों ने क्या होल्ड करके रखा है। तो ज़ॉम्बी उन दोनों को साइड में फेंकता है और आगन की तरफ भागते हुए आता है और उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे इसके साथ फाइट करोगे, जिसके बाद तुम क्रॉप्स पॉइजन से इन्फेक्ट हो जाओगी और तुम्हारी तो किस्मत में ही लिखा था कि तुम यहाँ पे एक ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट करोगी और बहुत ही सुपर वो फाइट करने के बाद उसे मार दोगी। जिसपे आगन उसे रोकते और उससे कहती एक मिनट थम जा, पहली बात मुझे नहीं पता कि तू किस बारे में बात कर रहा है और दूसरी बात रही बात उस ज़ॉम्बी किंग की तो वो पहले ही मार चुका है, तूने उसे कुचल के मार दिया। और आखिरी बात अब यहाँ पे कोई भी किला नहीं बचा है जिसे प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि ज़ॉम्बी ने छलांग मारते हुए पूरी वॉल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ज़ॉम्बी आगे से चीखते हुए माफी मांगता है। अगले ही पल वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है जो कि लोगों को बचाने की कोशिश करने लगती है। वहीं पे हम लोग जिकाई को देखते हैं जो कि जिया जी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि वो एरिया कभी भी ढह सकता है, वापस आ जाओ। लेकिन जिकाई वहाँ के पत्थरों को
हटाता रहता है और उसे कुछ ही देर में जियाजी मिल जाता है। वो उसे पूछता है ठीक है चश्मिश, तो जियाजी आगे से बताता है ठीक है, बस हड्डियां पसलियां टूट गई हैं, किसी भी पल मर सकता हूँ। जिसके बाद वो जिकाई से पूछता है कि तुम लोग ठीक हो, तो जिकाई आगे से मुंह बनाने लगता है कि हाँ हम लोग ठीक ही हैं। तो जियाजी उसे कहता है नौटंकी बंद कर, सबको साफ साफ बता कि क्या हुआ है। तो फिर जिकाई जियाजी को बताता है कि बैटल के दौरान ज़ॉम्बी ने ही सभी वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और पूरी तरीके से किले के लग चुके हैं। लॉस काफी ज्यादा बड़ा है और किस्मत से हम लोग जिंदा बच गए हैं, इसीलिए हम तुम्हें ढूंढने के लिए आए ताकि तुम हमारी कुछ मदद कर सको कोई बहाने के लिए। इस पे जियाजी की शक्ल बता रही है कि उसे क्या चाहिए, वो यहाँ से भागना चाहता है, इसीलिए वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और उससे कहता है मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं किसी भी पल मर सकता हूँ। जिकाई उसे कहता है कि नौटंकी बंद करो, जल्दी से हमारी मदद करो। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि कुछ सोच ही रहा था। उसी के नीचे हम लोग आगन को देखते हैं जो कि सरिये से खुद का गला दबाते हुए कहती है कि मैंने इस फोर्ट्रेस के लिए अपनी जान लगा दी और ये इंसानियत के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि मैं मर भी जाती तो भी मुझे कोई गम नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा लड़ने के बावजूद मैं इसे बचा ना सकी, मुझे तो फांसी लगा लेनी चाहिए। साइड से ज़ॉम्बी कहता है कि ये तो सिर्फ आधा ही डिस्ट्रॉय हुआ है ना, हम लोग को चूना पत्थर लगा के ठीक कर लेंगे, शायद से और भी ज्यादा बेहतर हो। लेकिन साइड से एक और धमाका होता है और जो आधा बचा था वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। ज़ॉम्बी उस तरफ देख के कहता है कि ऐसा लगता है कि वॉलेट की साइड पे अभी भी फाइट हो रही है, लेकिन मुझे ये बर्फ कुछ जानी पहचानी क्यों दिखाई दे रही है। जिसके बाद ज़ॉम्बी को याद आता है कि ये सब कुछ स्पेशल इफेक्ट की वजह से हो रहा है आइस मिस्ट की, जो कि कोल्ड डीमन क्रॉप्स किंग की वजह से है। कहता कि पिछली बार में भी फाइट करने में इन लोगों की आंखें बाहर आ गई थी, उसने तो ज़ॉम्बी को जमा ही दिया था, जिसके बाद इन लोगों को उल्टे पैर भागना पड़ा था। इसके बाद ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोगों को रेनफोर्समेंट की जरूरत है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के आगन की तरफ देखता है तो उसकी हवा टाइट थी और वो आउट ऑफ कॉम्बैक्ट थी और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तो मरने वाली हूँ। जिसके बाद वो जियाजी की तरफ देखता है जो हद से ज्यादा घायल था और किसी भी पल मर सकता है। वहीं पे जिकाई पूरी रात फाइट किया था तो वो थक चुका था, उसके अंदर एनर्जी का आ भी नहीं बचा था, इसीलिए ज़ॉम्बी अपनी शर्ट को टाइट करता है और कहता है कि सभी लोग इंजर्ड हैं, इसलिए मुझे जाके वहाँ पे खुद ही वायलेट और बाकी लोगों की मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे ये लोग ज़ॉम्बी को पैर कंधे जो मिलता है उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आगे ज़ॉम्बी से कहती है कि मैं वहाँ पे किसी को भेज दूंगी मदद करने के लिए, तुम नहीं जाओगे। जियाजी कहता है कि वो लोग खुद का देख लेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। ज़ॉम्बी उन लोगों से पूछता है कि सच में ये ठीक है ना, तो ये तीनों एक साथ कहते हैं कि हाँ ठीक है। साले तुम वहाँ पे जाओगे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगे, जो आधा बचा है वो भी नहीं बचेगा। जिसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं और उनकी फटी पड़ी थी, ये जान बचाते हुए भाग रहे थे, ये कहते हुए कि मैं तो मर गई, मैं तो मर गई। वहीं पे वायलेट इन लोगों से पूछती है कि तुम लोग हीरोज हो ना, जो कि क्रॉप्स किंग को मारने के लिए स्पेशलाइज्ड हो, तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो। लिया पीछे मुड़ के वायलेट से कहती है कि हम लोग बर्फ की जगह पे हैं जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जो कि पूरी डिसएडवांटेज का एरिया है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जेलिंग आगे से कहती है कि यहाँ पे इतनी ठंड है कि मैं तो जम के ही मारी जाऊंगी। उसी टाइम में इनके सामने से कुछ बाहर निकलता है तो लिया को समझ में आ जाता है कि एनिमी इनके ऊपर अटैक करने वाला है, तो वो सभी लोगों से सावधान रहने को कहती है। जिसके बाद वो डीमन अटैक तो करती है लेकिन सीधा वायलेट के ऊपर, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वायलेट ठीक ठाक थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं पे वो ज़ॉम्बी किंग वायलेट की शॉट को पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम सच में एक इंसान हो, लेकिन तुमसे कुछ जानी पहचाने से खुशबू क्यों आ रही है, कहीं तुम उस चीज से जुड़ी हुई तो नहीं हो जिसको हम लोग यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हैं। इसके बाद वो वायलेट के पीछे जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारा सर अपने साथ ले जाने दो ताकि मैं ठीक से तुमसे बातचीत कर सकूं। वायलेट उसके ऊपर स्लैश मारते हुए कहती है कि ले जा सको तो ले लो। जिसके बाद वो उसके ऊपर स्लैश मारती है लेकिन क्वीन उसे डॉज कर लेती है। उसी टाइम पे जेलिंग भी अपनी एस्पर एबिलिटी यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है, ये कहते हुए कि वायलेट को छूने के बारे में सोचना भी नहीं। लेकिन ज़ॉम्बी किंग उसके अटैक को भी मक्खन की तरह डॉज कर लेती है और उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही करेज दिखा रही हो, ठीक है फिर मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले निपटूंगी। तो फिर साइड से लिया बाहर निकलती है जो कि उसके ऊपर पंच मारते हुए कहती है कि तो फिर तुम्हें सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। जिसके बाद वो एक पावरफुल पंच मारती है जिससे वहाँ पे आग का बवंडर आ जाता है, लेकिन जब वो सभी लोग अपने सामने देखते हैं तो फिर वो सिर्फ बर्फ का बना हुआ एक क्लोन था। लिया आगे से कहती है कि इतना सरप्राइज अटैक भी उसे छू ना पाया, इसका लेवल भले ही कम है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चालाक है। इसके बाद वायलेट भी वहाँ पे आ जाती है और लिया उन लोगों से कहती है कि सावधान रहो, वो अभी भी आस पास ही है। जिलिंग बताती है कि ये बर्फ स्टील से भी ज्यादा हार्ड है, पता नहीं वो उसके अंदर कैसे आराम से घूम फिर पा रही है। अगर हमें इस स्टील को तोड़ना है तो फिर हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा पूरी ताकत से अटैक करके और स्टील और इस बर्फ को ब्रेक थ्रू करने में। फिर भी इस बात के ज्यादा चांस नहीं है कि वो अटैक उसको हिट भी करेगा। लिया आगे से कहती है कि ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम लोग यहाँ की बर्फ को पिघला भी दे तो फिर वो इसे दोबारा जमा देगी और इसी तरीके से वो हमें मारे उससे पहले हम लोग यहाँ पे जम के मारे जाएंगे।
वॉलेट आगे से कहती है कि आसपास भले ही यहाँ पे बर्फीली हवा चल रही है, लेकिन इसके बावजूद उसे बाहर से किसी की लड़ने की आवाज सुनाई दे रही है। इसलिए वॉलेट को पक्का यकीन है कि ज़ॉम्बी और बाकी लोग उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे आते ही होंगे। लेकिन हम लोग ज़ीलिंग को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गई थी, और वो कहती है कि अगर ज़ॉम्बी यहाँ पे आ भी जाता है तो फिर वो हमारा कोई भी भला नहीं कर पाएगा। हमारा एनिमी इस समय डेड जोन का लॉर्ड है, और जितने भी लॉर्ड होते हैं उन सभी के अंदर परमोडियल की पावर होती है, और उन लोगों को टॉप टायर कॉम्बैक्ट बीइंग्स समझा जाता है जो दूसरे ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ज़ॉम्बी कितना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वो अकेले ही यहाँ पे एब्सोल्यूट रैंक को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। जिसपे वॉलेट के ख्याल ये सोच रहे थे कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, उस दानव के बारे में। और वो ज़ीलिंग से कहते हैं मुझे नहीं पता है कि तुम किस रैंक सिस्टम के बारे में बात कर रही हो, लेकिन ये चीज पक्का ज़ॉम्बी के ऊपर अप्लाई नहीं होती है। एक एनिमी जो हमारे साथ फाइट कर रहा है, जो सिर्फ अटैक्स को डॉज करता है, वो ज़ॉम्बी के एक पंच के खिलाफ टिक भी नहीं पाएगा। उसी टाइम पे जमीन हिलने लगती है तो लिया उन लोगों से कहती है कि तैयार रहो, वो दोबारा अटैक करने वाली है। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी किंग ज़ीलिंग के नीचे से बाहर निकलती है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि मैं इस यूजलेस थिंग को अपने साथ लेके जा रही हूँ और यहाँ से इसकी बॉडी कलेक्ट करने के लिए आ जाना। उसी टाइम पे वॉलेट नीचे से तेजी की तरफ आगे बढ़ती है और बर्फ को काटते हुए ज़ॉम्बी किंग से कहती है कि वो चीज हमें देके जाओ। ज़ॉम्बी किंग आगे से हंसते हुए कहती है कि तुम लोग इस बेवकूफ चीज को बचाना चाहते हो जो किसी काम की भी नहीं है। उसी टाइम पे लिया अचानक से ज़ॉम्बी किंग के पीछे आती है और उसके सर को दोनों हाथों से पकड़ के उसे कहती है कि वो कोई यूजलेस नहीं है, वो मेरे लिए सबसे जरूरी पार्टनर है, उसके ऊपर से अपने गंदे हाथ हटाओ। जिसके बाद वो अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बी किंग के सर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है। वॉलेट उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों ठीक तो हो, तो ज़ीलिंग आगे से बताती है कि वो तो ठीक है लेकिन आलिया घायल है। हम लोग देखते हैं कि आलिया के पेट के ऊपर एक आइस क्रिस्टल घुस गया था। वॉलेट आलिया से पूछती है कि वो ठीक तो है, और वो उसे पूछती है कि ये चीज तुम्हारे अंदर कैसे चली गई। तो आलिया आगे से बताती है कि जब तुमने बर्फ को काटा उसी टाइम पे वो मेरी बॉडी के अंदर घुस गई। इस पे ज़ीलिंग आगे से रोते हुए कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा यूजलेस है, वो बिल्कुल भी केयरफुल नहीं है। तो लिया ज़ीलिंग से कहती है कि खुद को दोस्त समझ दो, कोई भी उसके अटैक को इस तरीके से अवॉइड नहीं कर सकता था, और अगर वो मुझे उठा के ले जाती तो फिर क्या तुम अपनी जिंदगी खतरे में न डालती मुझे बचाने के लिए। मैंने वही किया जो तुम भी करती, इसलिए खुद को ब्लेम मत दो। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी किंग दोबारा बाहर निकलती है जो कि उन लोगों से कहती है कि दुख की बात है कि मैं तुम्हें एक बार में नहीं मार सकी। वैसे मैं एक बार में ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करने वाले नहीं हूँ जो वन हिट में किसी को मार दे, इसलिए मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग जो ग्राउंड वाटर था उसे पूरा जमा देती है और वहाँ पे एक डोमेन बना देती है जो बर्फ की बन जाती है, और वो उन लोगों से कहती है कि अब तुम इसके अंदर धीरे धीरे करके तड़प तड़प के मरोगे। इसके बाद वो आइस क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करती है इनके ऊपर लगातार अटैक करने के लिए। तो फिर वॉलेट अपने ज़ॉम्बी फॉर्म के अंदर आ जाती है और वो वहाँ से जाते हुए ज़ीलिंग से कहती है कि आलिया का तुम ध्यान रखना, मैं उससे फाइट करके आती हूँ। इसके बाद जितने भी क्रिस्टल उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे वो उन सभी को डिस्ट्रॉय करते हुए ज़ॉम्बी किंग की तरफ आगे बढ़ रही थी। ज़ॉम्बी किंग आगे से खुशी में बौखला जाती है और वो वॉलेट से कहती है कि तुम्हारे पास सच में वो पावर है जो परमोडियल ढूंढ रहे हैं, तो फिर मैं तुम्हारे सर को अपने साथ लेके जाऊंगी। जिसके बाद वो आइस क्रिस्टल से दोबारा वॉलेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है तो वॉलेट उसे ब्लॉक कर लेती है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वॉलेट लगातार आइस क्रिस्टल की वजह से पीछे ढकेली जाती है और दोबारा ज़ीलिंग और लिया के पास आ जाती है। वहीं पे वॉलेट अपने मन के अंदर सोच ही रही थी कि मैं तो उसके करीब भी नहीं जा सकी, मुझे क्या करना चाहिए। वॉलेट के मन के अंदर ख्याल आता है कि वो ज़ॉम्बी के जीन को एक्टिवेट करके अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर जा सकती है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगी तो फिर उसे मेंटल पावर का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद वो अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो भी सकती है, लेकिन वॉलेट के पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो ऐसा ही करती है और उन दोनों से कहती है कि तुम लोग छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ लो, जब तक ज़ॉम्बी यहाँ पे नहीं आता है और तब तक बाहर ना निकलना। लिया वॉलेट से कहती है कि तुम सच में ज़ॉम्बी के ऊपर भरोसा करती हो, ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कोई है जिसके ऊपर तुम पूरी तरीके से भरोसा कर सकती हो। जिसके बाद लिया आइस क्रिस्टल को पकड़ती है और उसे पिघला के वॉलेट से कहती है कि उसे भी ज़िकाई और चश्मिश के ऊपर पूरा यकीन है कि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे आएंगे, इसीलिए वो यहाँ पे छुपेगी नहीं बल्कि अटैक करने के लिए रेडी रहेगी, ताकि वो लोग यहाँ पे ये देख सके कि वो सच में जीत सकते हैं या नहीं, क्योंकि वो भी उनके ऊपर पूरा भरोसा करती है। जिसके बाद वो वॉलेट से काफी अच्छी लाइन कहती है कि भरोसे का मतलब ये नहीं है कि हमें उनके ऊपर निर्भर रहना है। इससे वॉलेट काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपनी बातों में ही गुम जाती है, यही सोचते हुए कि वो कब से ज़ॉम्बी के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर हो गई कि वो खुद के बारे में भूल ही गई कि वो असल में है कौन। जिसके बाद हम लोगों को वॉलेट की दोबारा बैक स्टोरी दिखाई जाती है और ये बैक स्टोरी तब की है जब उसके पैर कट चुके थे और उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। वहीं पे कुछ लोग बाहर की तरफ वॉलेट के बारे में ही बात कर रहे थे कि जो बच्चा अंदर है उसने किचन नाइफ का इस्तेमाल किया धीरे से ही अपने पैर को काटने के लिए, जिनके ऊपर ज़ॉम्बीज ने काट लिया था, और वो ज़ॉम्बीज उसके पेरेंट्स ही थे और वो रेंगते हुए एकेडमी के रेस्क्यू पॉइंट तक खुद आ गई। ये काफी दुख की बात है कि वो ज़ॉम्बीज उसके खुद के पेरेंट्स ही थे। वहीं पे लोग डॉक्टर जिमी को भी देखते हैं और ये 20 साल पहले की बात है जब डॉक्टर जिमी एकेडमी के लिए ही काम किया करता था। डॉक्टर जिमी वॉलेट की तरफ देखता है और उसे तरस आता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि तुम मैकेनिकल प्रोस्थेटिक लिम्स का इस्तेमाल करना चाहते हो जो मैंने हाल ही में डेवलप किए हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि उन्हें इंस्टॉल करने के लिए मुझे तुम्हारी बॉडी के हर एक नर्व को खींच के बाहर निकालना
निकालना पड़ेगा और हर एक प्रोसेस में बिजली के झटका तुम्हें लगेगा जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा, जैसे कि कोई तुम्हारी रूह को बॉडी से खींच रहा हो। लेकिन वॉलेट आगे से कहती है कि उसे ये चीज चाहिए, उसे स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो इसे एक्सेप्ट करती है। उसे ताकत की जरूरत है ताकि वो सभी ज़ॉम्बीज़ को इनहाइलेट कर सके। जिससे वॉलेट को याद आ जाता है कि यही वो असलियत में खुद है। उसके पास जो भी था उसे ज़ॉम्बीज़ ने छीन लिया था। वो हर एक दर्द को सहते हुए लगातार आगे बढ़ती रही ताकि वो ताकतवर बन सके, ताकि ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो। और अब जाके वॉलेट को समझ में आ जाता है कि वो इसीलिए ज़ॉम्बीज़ की एबिलिटी को अवेकन नहीं कर पा रही है। उसी टाइम पे वहाँ पे उन लोगों की मेंटल कॉन्सियस आती है जिनको वेलो ने डिवोवर किया था, और वो लोग वॉलेट से कहते हैं कि ये बात सच है क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर ज़ॉम्बीज़ के लिए पूरी तरीके से नफरत भरी हुई है। तुम खुद के दिल को मना नहीं कर सकती हो। बाहर की तरफ लोग लिया और जीलिंग को देखते हैं जो अभी भी ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट कर रहे थे और उन्हें फाइट करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि वो जितनी भी बार ज़ॉम्बी किंग को डिस्ट्रॉय करते वो इतनी बार क्लोन निकल जाता। लिया जीलिंग से पूछती है कि तुम ठीक हो, तो जीलिंग आगे से बताती है कि वो ठीक है। वो लोग जितनी भी बार ज़ॉम्बी किंग के ऊपर अटैक करते वो उतनी बार गायब हो जाता। अगर लोगों के पास जियाजी होता तो फिर उन्हें काफी ज्यादा मदद मिलती। लिया जीलिंग से कहती है कि मैं मदद करती हूँ उसे बाहर निकालने में, तब तक तुम यहाँ पे वॉलेट को कवर देना। लेकिन हम लोग वॉलेट को देखते हैं जो अपने में ही बिजी थी और वो एक जगह पे गुमसुम खड़ी ही थी। उसी टाइम पे लिया उससे कहती है कि डॉज करो। उसी टाइम पे ज़ॉम्बी किंग नीचे से अटैक करती है और वो वॉलेट के पीठ के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल घुसा देती है और उसके सीने से उसके दिल को बाहर निकाल के आगे से हंसते हुए कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसे इतनी जल्दी हरा दूंगी, वो भी इतनी आसानी के साथ में। अब मैंने एक पावरफुल चीज को हटा दिया है तो फिर बाकी लोगों को संभालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिया को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पागलों की तरह ज़ॉम्बी किंग के ऊपर हमला करती है। लेकिन ये भी ज़ॉम्बी किंग का एक क्लोन ही था, जिसके बाद वो पत्थर में टूट के बदल जाता है। इसके बाद लिया जीलिंग से कहती है जाओ और जाके तुम वॉलेट को नीचे लेके आओ, तब तक मैं उसके पीछे जाती हूँ उसे मारने के लिए। वहीं हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं जो भागते हुए यही सोच रही थी कि उसने अटैक को अवॉइड तो कर लिया, लेकिन इसके बावजूद उसे हिट लग गई। उसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए बैटल के दौरान में। वहीं वॉलेट को पता चल गया था कि उसके ऊपर अटैक हुआ है और वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुकी है। अगर वो यहाँ पे ज़ॉम्बीफिकेशन का इस्तेमाल करे तो वो खुद को हील कर सकती है। उसी टाइम पे उन 10,000 लोगों की कॉन्शियसनेस दोबारा बाहर निकलती है जो कि वॉलेट से कहती है कि ये यूजलेस है, तुमने पहले ही अपने दिल की नफरत को मान लिया है, इसलिए तुम ज़ॉम्बी की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो, सिर्फ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। हम भी तुम्हारी तरह नफरत से ही भरे हुए हैं, पूरी तरीके से नफरत से। हमें तुम्हारी बॉडी दे दो और हम लोग एक साथ मिलकर दुनिया से बदला लेंगे और हर किसी को उसी पेन से सफर करना पड़ेगा जिससे हम गुजरे हैं। वॉलेट लोगों से कहती है अच्छा तो तुम लोग वही और वो लोगों की सोल्स और कॉन्शियस हो जिनको वेलो ने मास्कर कर दिया था। तुम उस टाइम पे वेलो का कुत्ता बनने के लिए मान गए थे, लेकिन अब मेरी बारी में मेरे दिमाग के साथ खेल रहे हो और मुझे सही से बैटल के ऊपर फोकस भी करने नहीं दे रहे। इस पे इन सभी लोगों की कॉन्शियस आगे से कहती है कि वेलो के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, हमारी पूरी सिविलाइजेशन उसके साथ फाइट नहीं कर पाए, तो फिर ताकतवर के सामने घुटने टेकने में क्या ही बुराई है। क्या तुम भी अपने एनिमी के ऊपर भरोसा नहीं करती हो ज़ॉम्बी के ऊपर ताकत के लिए? बिना ज़ॉम्बी की पावर के एक क्रॉप्स किंग तुम्हें यहीं पे धूल में मिला देता, तो फिर तुम हमारी मेंटल पावर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती और हमारी पपेट बन लो ताकि हम लोग दुनिया से बदला ले सकें। वहीं पे हम लोग लिया को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी के फ्लैश और ब्लड का इस्तेमाल कर रही थी खुद की फ्लेम्स को ज्यादा भड़काने के लिए, और उसकी वजह से आसपास की बर्फ पिघलने लगती है जिससे वॉलेट भी कुछ ही देर में नीचे आ सकती थी। ज़ॉम्बी किंग लिया से कहती है कि तुम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रही हो, तुम बर्फ के पिघलने से पहले ही राख में बदल जाओगी अगर तुमने ये जारी रखा। उसी टाइम पे हम लोग जीलिंग को देखते हैं और उसके आसपास जो पानी था वो स्पिरिचुअल पावर की वजह से फ्लक्चुएट करने लगा था, यानी कि हिलने लगा था। इससे जीलिंग को समझ में आ जाता है कि ये वॉलेट की सुपरनेचुरल पावर की वजह से हो रहा है। ज़ॉम्बी किंग को भी वॉलेट के अंदर से एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है, जिसके बाद हम लोग वॉलेट को देखते हैं जो सक्सेसफुली मेंटल पावर के ऊपर कंट्रोल पा लेती है और वो अपने आप को अवेकन कर लेती है। वहीं पे उसकी पावर अनलॉक होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वॉलेट के लिए जिसे समय थम सा गया था। इसके बाद वो क्रिस्टल के ऊपर मून वॉक करते हुए लगातार आगे बढ़ती रहती है। वॉलेट आगे से कहती है कि ये वो एबिलिटी है जो 10 बिलियन लोगों की स्पिरिचुअल पावर से बनी है। हालांकि ये वेलो जितनी डिस्ट्रक्टिव तो नहीं है कि मैं यहाँ पे सन को मैनिपुलेट करके फाइट कर सकूं, लेकिन ये मेरे बैटल स्टाइल के हिसाब से काफी ज्यादा बेहतर है। वहीं पे हम लोग वॉलेट के हाथों में उन लोगों की कॉन्सिनेंस को देखते हैं जो भी वॉलेट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ये आगे से बौखला जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने सारी मेंटल पावर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर तुम हमसे कंट्रोल क्यों नहीं हो रही हो? तो वॉलेट उन्हें निचोड़ते हुए कहती है कि मुझे तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए था, तुम्हारी कमीनी स्पिरिट्स और बेवकूफी भरी बातों की वजह से मुझे पता चला कि मेरा ओरिजिनल इंटेंशन क्या है और मैं ज़ॉम्बी के ऊपर भरोसा सिर्फ उसकी ताकत की वजह से नहीं करती हूँ। ज़ॉम्बीज़ को मारने की वजह सिर्फ बदला नहीं था, मैं उनसे फाइट इसलिए किया करती थी ताकि ऐसी कोई घटना किसी के साथ दोबारा ना हो जो मेरे साथ हुई थी। ज़ॉम्बी और मैं हम दोनों ही कॉमरेड है जिनका सपना एक ही है कि हर कोई खुशी खुशी जिए और किसी को कोई तकलीफ ना हो, और इस चीज के लिए मुझे उसकी ताकत लेनी पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी काइंडनेस ही सबसे बड़ी ताकत है उसकी, और उसकी स्ट्रेंथ की वजह से अब मैं सक्सेसफुली तुम्हें यहाँ
यहाँ पे और तुम्हारी मेंटल पावर को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ये आगे से चिल्ला ही रहे थे कि ये वो वगैरह ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन वायलेट वहाँ पे ज़ॉम्बी की जीन की सेकंड फॉर्म को अनलॉक करती है, जिससे उसकी बॉडी ज़ॉम्बिफिकेशन में जाने के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उन लोगों की स्पिरिट वायलेट के सामने घुटने टेक देती है, जिसके बाद वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है, सिर्फ उनकी मेंटल पावर को रखती है अपने पास। इसके बाद ज़ॉम्बी किंग वायलेट की तरफ देखती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, अचानक से ये लड़की अजीब सी क्यों दिखने लगी, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे यहाँ से तुरंत भाग लेना चाहिए। लेकिन जब वो इस बारे में सोच रहे थे उसी टाइम पे वायलेट उसके ऊपर अटैक करती है और उसके एक हाथ को झटके में ही काट देती है। यहाँ तक कि ज़ॉम्बी किंग को पता भी नहीं चलता है कि उसके ऊपर अटैक कब हुआ। जेलिंग आगे से खुश होकर कहती है कि सिस्टर वायलेट ने क्या यहाँ पे स्पीड एबिलिटी को अवेकन किया है जैसे कि जिकाई ने किया था। लेकिन लिया आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि किसी ने यहाँ पे हवा को थोड़ा सा भी बदला हो, ये कोई हायर लेवल की एबिलिटी है जो सुपर स्पीड से भी आगे की है। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं और ये आगे से बहुत ही ज्यादा चिड़चिल्लाने लगी थी और ये चिल्लाते हुए कहती है कि मेरी डोमेन के अंदर ये सब कुछ यूजलेस है। जिसके बाद वो डोमेन की फुल पावर का यूज करती है, जिससे डोमेन के अंदर बहुत ही ज्यादा बर्फीली हवा चलने लगती है और वायलेट के ऊपर कई सारे क्रिस्टल से अटैक होता है। लेकिन वायलेट के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि उसके आसपास बहुत ही ज्यादा ऑरा था जो कि क्रिस्टल को यूं ही डिस्ट्रॉय कर देता है और वो ज़ॉम्बी किंग से कहती है कि ये सब कुछ बिल्कुल यूजलेस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वायलेट के लिए समय बिल्कुल थम सा जाता है, जिसके बाद वो बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ती है और ज़ॉम्बी किंग के पास पहुंचने के बाद वो उसके ऊपर स्वॉर्ड से हल्का सा ही अटैक करती है, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा था कि ऑथर को भी नहीं दिखाई देता और ज़ॉम्बी किंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके टुकड़े पानी की तरह नीचे बरस जाते हैं। वहीं पे ज़ॉम्बी किंग अभी भी हैरान कि उसके साथ हुआ क्या, उसकी बॉडी के इतने टुकड़े कैसे हो गए। वहीं पे वायलेट उसके सर के ऊपर स्वॉर्ड रखती है और उसे कहती है मेरे सामने घुटने टेक, कमजोर कहीं की। जिसके बाद वो एक झटके के अंदर ही पूरी डोमेन को ही स्लाइस करके रख देती है। इसे ज़ॉम्बी किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वैसे ये लोग मारे ही जाएंगे शायद, मुझे नहीं पता भाई, आगे के चैप्टर नहीं पढ़े मैंने। लेकिन हम लोग जेलिंग और लिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि बैरियर अब टूट चुका था और वायलेट की वजह से ये सब कुछ हुआ था। वहीं पे हम लोग वायलेट को देखते हैं जो अपने मन के अंदर सोचती है ज़ॉम्बी तुम देख रहे हो ना, मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को मास्टर कर लिया है। और हम लोग देखते हैं कि ज़ॉम्बी सच में देख रहा था और वो मन के अंदर सोचता है कि लगता है कि मदद की जरूरत नहीं है और इसने अपने हाथों में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग उठा रखी थी और वो नीचे झुक के इन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को भी यही लगता है ना। तो ये लोग उसके पैर को पकड़े हुए और घबरा रहे थे, कहते हैं हाँ हाँ बस रख दे भाई, उसे नीचे रख दे, तुम्हें उसे नीचे रखना है, पटकना नहीं है। ये सभी चीजें हो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि आगन जल्दी से आगे बढ़ती है और वो बिल्डिंगों को इधर उधर करते हुए लोगों को ढूंढने लगती है जो लोग घायल हो गए थे। वहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे तो आगन इन लोगों से कहते हैं कि तुम यहीं पे आराम करो जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती है। वहाँ पे वायलेट और ज़ॉम्बी आपस में आगन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आगन अब तो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी की तरह दिख रही है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से आगन की वो वाली फॉर्म नहीं दिख रही है जो हम लोगों ने पहले देखी थी। ये अभी भी पहले की तरह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो ज़ॉम्बी आगे से डायरी निकालता है और पढ़ते हुए बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी भी जिंदा है, वो सिर्फ ज़ॉम्बी के जीन से इन्फेक्टेड हुई है। ये बिल्कुल तुम्हारी ज़ॉम्बी फॉर्म की तरह ही है, लेकिन इंसानों की आंखों के सामने अब वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी है। एसोसिएशन में लौटने के बाद हम लोगों को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इंसान ज़ॉम्बीज़ के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करते हैं। उसी टाइम पे हम लोग आगन को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के मलबे से एक माँ और बच्चे को बाहर निकालती है, लेकिन जब माँ की नजर आगन के ऊपर पड़ती है जो दिखने में पूरी से ज़ॉम्बी ही लग रही थी और वो उन लोगों से पूछती है कि क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ सप्लाई वप्लाई के बारे में। तो मदर वहाँ से डर के भाग जाती है ये कहते हुए कि उन्हें किसी भी जज की जरूरत नहीं है और उन्हें फॉलो न करना। वहीं पे उसका बच्चा कहता है कि उसने तो हमारी मदद की है, क्या हम उसे शुक्रिया नहीं कहना चाहिए। मदर उसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, उसकी तरफ मत देखना, अगर ज़ॉम्बी पॉइजन हमारे अंदर भी फैल गया तो तुम भी लोग ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाओगे, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल चलो। वायलेट ज़ॉम्बी से कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इस बारे में क्या सोचे, वो अभी भी ज़ॉम्बी और उसके कॉमरेड्स के ऊपर पूरा भरोसा करती है। तो ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि तुम अचानक से ये सब कुछ क्यों ले आई। तो वायलेट आगे से बताती है कि ज़ॉम्बिफिकेशन के बाद में जब वो सेकंड फॉर्म के अंदर आई थी तो फिर उसकी पर्सनैलिटी के अंदर काफी बड़ा बदलाव आया था। तुम्हें याद ही होगा कि वायलेट ने कैसे उस ज़ॉम्बी की बेइज्जती की थी ये कहते हुए कि तुझ जैसा कमजोर मेरे पैरों तले ही होना चाहिए। हालांकि वायलेट को काफी ज्यादा शर्म आती है कि वो इस तरीके की क्रिंजी चीजें कह रही थी, लेकिन वायलेट को यकीन है कि भले ही वो कितना ही बदल जाए लेकिन वो दिल से वायलेट ही रहेगी। और वो ज़ॉम्बी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उसे इसके ऊपर भी यकीन है कि ज़ॉम्बी भले ही जिस भी फॉर्म के अंदर चला जाए वो हमेशा ज़ॉम्बी ही रहेगा जिसको वो जानती है। लेकिन ज़ॉम्बी अजीब से पोजीशन के अंदर खड़ा हो गया था तो वायलेट उसे पूछती है कि ऐसे क्यों खड़े हो, क्या मैंने कुछ अजीब कह दिया। ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरे दिमाग में एक चीज याद आई है, हम दोनों ही सपनों की दुनिया में आए थे ताकि तुम यहाँ पे एबिलिटीज के बारे में सीख सको ताकि तुम ज़ॉम्बिफिकेशन को अच्छे से कंट्रोल कर सको। तो वायलेट आगे से हंसते हुए कहती है कि मैं कुछ सीखने के लिए आई थी क्या, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं सीखा है किताब से। खैर ज़ॉम्बी उससे कहता है क्योंकि तुमने यहाँ पे मेंटल पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है ज़ॉम्बिफिकेशन के बावजूद, तो फिर हम लोगों का यहाँ पे आना पूरी तरीके से वेस्ट तो नहीं हुआ। वायलेट आगे से कहती है नहीं नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो ज़ॉम्बी उससे कहता
कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को यहाँ पे कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी चाहिए, और वैसे भी यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो ही चुका है, तो फिर अब हमें डिस्ट्रक्शन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस चीज के लिए यहाँ पे आई थी मुझे वो मिल गई, तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ज़ॉम्बी उसे कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हें ये चेक नहीं करना है कि तुम्हारी लिमिट क्या है? वॉलेट आगे से कहती है कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथों से मार खाने से अच्छा है कि मैं मारी जाऊं। वहीं पे हम लोग ज़ॉम्बी किंग और उस दूसरे ज़ॉम्बी किंग को देखते हैं। मून डिवोवर ज़ॉम्बी किंग कोल्ड डीमन से कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तो वो उसके ऊपर मिट्टी डालते हुए कहता है कि दफन हो जाओ। कोल्ड डीमन उसे कहती है ये मिट्टी फेंकना मेरे ऊपर बंद करो, क्या तुमने सच में यहाँ पे इंसानों के सामने सरेंडर कर दिया है? तुम्हें ज़ॉम्बी के नाम पे शर्म आनी चाहिए, तुमने पूरी बिरादरी को धोखा दिया है। तुम्हें लगता है कि ज़ूम हेवन में जाने के बाद तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस पे मून डिवोवर आगे से कहता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं अगर सरेंडर ना करता यहाँ पे जिंदा खड़ा होता? तुम्हें दूसरा वाला ज़ॉम्बी किंग याद नहीं है? वो देखो सायोनारा कह रहा है हेवन से। कोल्ड डीमन उसे पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी इच्छा के अनुसार गायब हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे मून डिवोवर उसे कहता है कि तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं, भले ही मैंने अपनी फॉर्म चेंज कर ली जिसको तुमने कभी भी नहीं देखा, लेकिन वो ज़ॉम्बी जो इंसानों के साथ मिला हुआ है वो सभी ज़ॉम्बीज़ की जड़ है, और मैं बस सुप्रीम मास्टर का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कोल्ड डीमन उससे कहते हैं तुम्हारा मतलब है कि हम लोगों के सुप्रीम लॉर्ड ने, जिसको हम लोग प्रोमोडियल कहते हैं, उसने हमें ऑर्डर दिया था कि हम इससे मार खा सके। इस पे मून डिवोवर आगे से कहता है कुछ भी मत कहो, बस इतना समझ लो कि ये भगवान की मर्जी थी। खैर इसके बाद वॉलेट जब वहां से जाने ही वाली थी तो वो ज़ॉम्बी का चेहरा देखती है और उसे पूछती है कि क्या हो गया। तो ज़ॉम्बी वॉलेट से कहता है कि अब यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर मैं सोने की कोशिश करूँ तो फिर मैं इस बार पक्का सो जाऊंगा। तो वॉलेट ज़ॉम्बी से कहती है कि क्या हम लोगों को बाकियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों के जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। तो ज़ॉम्बी आगे से बताता है कि ये सबके बाद में वो लोग डेड जोन के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। वो लोग पूरी तरीके से डेड जोन के अंदर फाइट करते हुए जाएंगे और सक्सेसफुली ज़ॉम्बी की लहर की जड़ को खत्म कर देंगे, जिसके बाद ज़ॉम्बी, लेकिन अब जाके ज़ॉम्बी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि उसे याद आ जाए कि आगे क्या होगा, लेकिन वो इस चीज को बिल्कुल भी रिकॉल नहीं कर पा रहा था, जैसे कि वो भूल गया हो कि उसके बाद क्या हुआ था। वॉलेट उससे पूछते हैं कि तुम लोगों ने रूट को हरा दिया था, जिसके बाद क्या हुआ था? लेकिन ज़ॉम्बी के सर में बहुत ही ज्यादा जोर से खुजली होने लगती है, जैसे कि उसका दिमाग दोबारा उग रहा हो। वहीं पे ज़ॉम्बी के सर के ऊपर भी उसी तरह के निशान आने लगते हैं जो हम लोगों ने ब्रेन के ऊपर देखे थे, और ज़ॉम्बी वॉलेट को बताता है कि उसे हल्का सा याद आता है कि उसने रूट को पूरी तरीके से डिवोवर कर लिया था, जिसके बाद उसने उस चीज को अपनी मेमोरी के अंदर सील कर दिया, जिससे उसे एमनीसिया हो गया, यानी कि भूलने की बीमारी। और अगर ज़ॉम्बी उसे रिकॉल करने की कोशिश नहीं करेगा तो वो दोबारा रिबॉर्न नहीं होगा। लेकिन ज़ॉम्बी ने अभी तक जितनी भी चीजें यहाँ पे रिकॉल की हैं, इस वजह से अब वो सील दोबारा खुलने वाली है। ओके गाइस, हम लोगों को ये वीडियो यहीं पे एंड कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे एक और बड़ा क्लिफ हैंगर है। ये तो छोटा सा है, आगे वाला और ज्यादा बड़ा है, इसलिए जब और ज्यादा आगे चैप्टर आएंगे तो हम लोग उसे एक्सप्लेन कर देंगे जब ये वाला आर्क पूरी तरीके से खत्म होगा। इसलिए ये वीडियो यहीं तक था। बाकी तुम्हें वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।